वीरेंद्र, बहुत ही बढ़िया। कौन है? बहुत ही बढ़िया। ग्रेट, वेलकम एवरीवन, गुड इवनिंग, जय हिंद। सर आज तो आप पीछे ही पड़ गए हो सर, मतलब इसको कहते हैं पीछे पड़ना। ओके, सुबह से पढ़ा रहे हो, सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई। ओके, तो ये ऐसे इतना थोड़ा पढ़ना होता है सर, हद ही हो गई है, इतना थोड़ा पढ़ना होता है। हमने को तपस्या करनी है सर, सजा पा ली हमने। ओके, ऑलराइट। सो वॉइस नहीं आ रही? वॉइस नहीं आ रही? वॉइस आ रही नहीं आ रही? आ रही, आ रही। कैसे कैसे बातें करते हो? ओके, ऑलराइट सर। सो खुशी की बात यह है कि आज की ये लास्ट क्लास है, और टेंशन की बात यह है कि कल भी ऐसे ही होगा। हद हो गई है सर। ओके, सो खुशी की बात यह है कि आज की ये लास्ट क्लास है, तो उसके बाद तुम आराम कर सकते हो। और टेंशन की बात यह है कि कल भी 3 सेशंस होंगे। बहुत ही अच्छी बात है सर, बहुत ही अच्छी खबरें देते हो सर आप। ओके, सो नेवर माइंड सर। ओके, तो मेरे को लगा मैं कोई अच्छी खबर तो सुना दूं ना, तो मैंने अच्छी खबर तो सुना दी। हाँ सर, रियान इज क्लियर विद दिस और नॉट? ओके, ऑलराइट। तो मैं अभी के लिए सारे रिएक्शन, चैट सब कुछ बंद कर रहा हूँ, ताकि तुम ध्यान से पढ़ाई करो। एंड दिस इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर आवर क्लासेस, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर दोस्त जो नए नए ज्वाइन कर रहे हैं, और इवन इफ जो पुराने हैं और उनको अगर उन्होंने नहीं पढ़ा है या उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो यू कैन डू दिस। So please watch previous class videos at least 3 times each, especially if you are joining in the middle of the course. Make sure all the previous sessions are thoroughly revised before you come to the class. Okay. तो ये जो इंस्ट्रक्शंस है ना, ये मैं रिपीट कर करके तुमको बोलता हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है सर, सेम चीज बार बार बोलने से भी ना हमारे दिमाग में जाती नहीं है बातें। ओके, तो आप बोलते हो, हम सुनते हैं, लेकिन हमारे भेजे में जाता नहीं है सर ये बात। ये बड़ा जरूरी है बच्चे। ओके, प्लीज मेक श्योर दैट यू वॉच द प्रीवियस सेशंस एटलीस्ट 3-4 टाइम्स ईच, और उसके रनिंग नोट्स बनाओ। ओके, जब तक तुम उसके रनिंग नोट्स में बनाओगे कोई फायदा नहीं होने वाला। कंटिन्यू रीडिंग लक्ष्मीकांत एंड कंटिन्यू रीडिंग एनसीईआरटी क्लास 6 to 12। तुम लोग को अगर टॉप करना है इस एग्जाम को, so you have to do something about it. Read newspapers, The Hindu or Indian Express every day. There will be regular doubt sessions to address your queries. बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मेंटेन डेकोरम एंड डिसिप्लिन इन द क्लास। एनी डिस्टर्बिंग, एनी फाउल, पर्सनल, पॉलिटिकल कमेंट्स विल नॉट बी टॉलरेटेड। यू मे बी ब्लॉक्ड फॉर दिस एक्शन। रुको सर, क्या होगा सर? यू शैल बी ब्लॉक्ड फॉर दिस एक्शन। ओके, Being late for this class will adversely affect your understanding of the subject. Maintain punctuality. और मैं यहाँ पर हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में पढ़ाऊंगा। Okay, so please don't insist on any particular language. Also, please join my Telegram channel and download the Unacademy app for information on the course. ये है हमारे कोर्स में डिवीजन: historical underpinnings, union and territory, preamble, citizenship, fundamental rights, DPSP, fundamental duties, यूनियन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव। तो आज का टॉपिक है यहाँ पर। फिर यूनियन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव, यूनियन एंड स्टेट जुडिशरी, लोकल गवर्नमेंट्स, इमरजेंसी प्रोविजंस, इलेक्शंस यहाँ पढ़ाया जाएगा। सिमिलरली जैसे आज हमने गवर्नेंस में सेलिएंट फीचर्स पढ़ा दिया था और स्टार्ट कर दिया था, और सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म मैंने पढ़ा दिया था, कुछ कमीशंस मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिए, रिजर्वेशन मैंने पॉलिसी पढ़ा दी। सो दिस विल गो ऑन टिल जुलाई। ओके, सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग टिल द लास्ट ऑफ जुलाई हम ये सारे के सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो सर इतना डिटेल में पढ़ाओगे तो कहीं हम टॉप ही ना कर जाए, चिंता मत करना। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, ये है टेलीग्राम चैनल का लिंक tinyurl.com/siddharth और अगर हमारे पास अच्छा सा कैमरा है सर, हमारे पास बहुत सॉलिड मोबाइल कैमरा है 500 मेगापिक्सल का, हमें सब दिखाई देता है। तो वो जो कैमरा है उसको इस कोड को स्कैन करो तो भी तुम इस चैनल पे पहुंच जाओगे, और ये होगा वो टेलीग्राम चैनल जिसपे मुझे जो कुछ भी कम्युनिकेट तुम्हारे साथ करना है वो मैं इस पे कर सकता हूँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस वन? सो आज ओहो, स्वागत तो करो। ओके, ऑलराइट। सो ये आज का स्टार्ट होगा एक सुविचार से। क्या सर? सुविचार स्कूल में पढ़ाते थे ना? हाँ सर, सुविचार। ओके, ग्रेट थॉट्स। तो मैडम इंदिरा गांधी का थॉट था, पीपल टेंड टू फॉरगेट देयर ड्यूटीज बट रिमेंबर देयर राइट्स। ओके, तो स्वागत तो करोगे करोगे। तो आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, हिस्ट्री, और सारी फंडामेंटल ड्यूटीज को हम एक्सप्लेन करेंगे। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस? सबको समझ में आया या नहीं? पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा? ये सर, बहुत ही बढ़िया सर। आगे चलते हैं। ऑलराइट, आगे चलेंगे। ये सर, तो नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है सर, हम नोट्स बनाना स्टार्ट करें। रेडी? ये सर, ओके। सो आज हम करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, और भगवान ने चाहा तो आज के ही क्लास में हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज का टॉपिक खत्म हो जाएगा। ऑलराइट सर, ऑलराइट सर। ये क्या हो गया? युवराज, शाबानो, शबनम, क्या हो गया? ओके,
युवराज तेरी गलती निकाली है, बट इसमें एक्चुअली तो खुशी की बात ही है ना। क्यों सर? क्योंकि जिसने भी गलती निकाली उसने तेरा पूरा का पूरा मैसेज पढ़ा है। हाँ, अरे हाँ सर, बहुत ही बढ़िया, ये भी बहुत बड़ी बात है। ओके, कौन पढ़ता है आजकल किसी और का मैसेज? ओके, तो हर चीज में पॉजिटिव देखा करो। ओके, तो ऑब्वियसली ये, सो नो प्रॉब्लम। तो शाबानो केस बोल दो, फिर शबनम केस मत बोलना। ओके, सबको समझ में आया? ये चलो आगे चलते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज, तो मैं आज तुमको सिखाऊंगा तू मैं। व्हाट? तू मैं। तो तुम लोगों ने कभी तू मैं खेला है क्या? नहीं सर। सर हमारे मोहल्ले में बड़ा कॉमनली होता है। तो अगर हमारे मोहल्ले में कभी ऐसा होता है ना, ओके, तो जैसे तो आजकल जैसे मोहल्ले में होते नहीं, पहले बड़ा मजा आता था। पहले ऐसे बड़ी लड़ाइयाँ होती थी। जैसे पहले होता था ना, कैसे कि अगर किसी एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी के घर के बाहर कचरा डाल दिया, ओके, तो है ना वो दूसरा आके ना लड़ता था। तो पहले वाला ना सॉरी नहीं बोलता था। अच्छा, पहले वाला बोलता था मैंने कचरा डाला तो क्या हुआ? जो तेरा पानी, जो तू है, तेरा पूरा टंकी में से पानी ओवरफ्लो करके मेरी छत पे आता है, मैंने कभी कुछ बोला क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है? तो मुद्दे की बात नहीं होती, तू मैं होते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अभी तुम्हारी शादी हो गई है तो ठीक है, नहीं तो इसकी प्रैक्टिस बड़ी कॉमनली करनी पड़ेगी तुम्हें, खासकर जब सास ससुर का खेल हुआ तो इसको कहते हैं तू मैं थ्योरी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सर ये आप क्यों पढ़ा रहे हो? बिकॉज ये तू मैं स्टोरी यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। कैसे होगी सर इंपॉर्टेंट? सो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ये तू मैं स्टोरी इतनी इंपॉर्टेंट कैसे होगी। ओके सर, बताओ सर तू मैं कैसे होगी? तो नहीं, मेरे साथ टाइम मशीन में चलोगे? हाँ सर, टाइम मशीन में चलते हैं। सो हम टाइम मशीन में चलते हैं। तो एक दिन आया 25 जून 1975। क्या आया सर? 25 जून 1975। 25 जून 1975 को इंडिया में पहली बार इंटरनल इमरजेंसी लग गई। सर हमको मालूम है, ये इंटरनल इमरजेंसी लग गई, प्रिवेंटिव अरेस्ट हो गए, प्रेस को बैन कर दिया गया, सारे ऑपोजिशन मेंबर्स अडवाणी, चरण सिंह गिरफ्तार, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो आर्टिकल 352 के अंदर एक नेशनल इमरजेंसी लग गई ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। बेटा अपने पापा से पूछना, पापा को पता नहीं याद होगा कि नहीं होगा। ओके, हो भी सकता है। दादाजी अगर होंगे तो दादाजी से जरूर पूछना। बेटा इतना खौफ का माहौल बन गया ना, ऐसे हालत हो गई ना, लोगों ने सांस लेना भी पूछा कि भैया सांस लें कि रहने दे। बहुत ही टेंशन हो गई। किसी ने जरा सा भी कुछ बोलना, उठा के उसको जेल में डाल देना। सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो गए। राइट, बड़ा ही मेजर हादसा था। तो इसको कहते हैं द डार्केस्ट आवर इन इंडियाज डेमोक्रेसी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसको क्या बोलते हैं सर? डार्केस्ट आवर इन इंडियाज डेमोक्रेसी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो बड़ा ही अजीब माहौल था सर। लेकिन इस माहौल में क्या होता है बेटा, जो डर होता है ना, डर डर जो होता है वो बहुत टाइम तक डर नहीं रहता। डर थोड़ी देर बाद चले जाता है। ये डर की अपनी एक इनहेरेंट क्वालिटी होती है। ओके, अगर मैं तुमको किसी डरावनी चीज के साथ छोड़ दूं ना, जैसे मैं तुम्हें एक हॉरर मूवी दिखाऊं, पहली बार ना तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे डर के मारे। इविल डेड देखिए तुमने? ओहो, आदमी ने डर के मारे, आदमी को ऐसे हार्ट अटैक हो जाता है 2-3 बार। दूसरी बार देखो तो लगेगा हट कुछ नहीं होता, तीसरी बार देखो तुम्हें हंसी आने लगती है। ये वैसे ही हो जाता है। डर ना ज्यादा देर नहीं टिकता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो फियर था सिटीजन्स में, लेकिन ज्यादा देर नहीं रहा। फिर पहले पहले तो सिटीजन्स बड़े डरे रहे। उन्होंने स्टेट से, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट से कुछ नहीं बोला। उनके सारे राइट्स चले गए सर, राइट्स हो गए चोले गए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? बट थोड़े टाइम के बाद फियर उड़ जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो डर का जो माहौल है वो धीरे धीरे कम होने लगा, एंड सिटीजन्स ने डिमांड करने लग गए कि हमारे राइट्स वापस दो। बहुत हो गया यार, ठीक है, जो कुछ भी था राइट्स तो वापस दो। लेट अस गेट बैक आवर राइट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? और ये आवाज पहुंची मैडम इंदिरा गांधी के पास, और मैडम इंदिरा गांधी ने खेला तू मैं। व्हाट? तू मैं। सो मैडम इंदिरा गांधी ने बोला अच्छा राइट्स मांगोगे, हाँ? तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी कुछ ड्यूटीज भी है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? राइट्स मांगना तुमको सब याद है डियर सिटीजन, हाँ, कि तुम मांग रहे। तो मैडम बोली हम, तुम अपने राइट्स मांग रहे हो, मैं तुम्हें रिमाइंडर्स देना चाहती हूँ। क्या देना चाहती हूँ? रिमाइंडर्स देना चाहती हूँ कि तुम्हारी कुछ ड्यूटीज भी है। इन रिमाइंडर्स को बोला जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं आया? पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस। सो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। एवरीवन रिमेंबर, ये क्या नहीं था सर? ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ये आया बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। सर एक बात बताना है आपको। क्या बताना है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 25 जून 1975 और 21 मार्च 1977 के बीच में था। कितना इंटेलिजेंट बच्चा, मेरा नॉन बेबी, बहुत ही इंटेलिजेंट बॉय।
25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक इंटरनल इमरजेंसी चली इंडिया में, और उसके बीचों बीच पास हुआ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 की तारीफ में बोला जाता है, तारीफ करूं क्या उसकी, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? तो जब सिटीजन्स की राइट्स की बात हुई, जब सिटीजन्स की राइट्स की डिमांड हुई, मैडम इंदिरा गांधी ने बोला टाइम आ गया है कि तुम्हें रिमाइंडर्स दिया जाए, तुम्हें याद दिला दूं कि सिर्फ राइट्स वाइट्स मांगा मत करो, ड्यूटीज भी होती है तुम्हारी, ऑफ द सिटीजन्स टुवर्ड्स द स्टेट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो देश के प्रति तुम्हारी ड्यूटीज भी है, वो कौन याद दिलाएगा? सो उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज का आइडिया बनाया और अपने कैबिनेट मिनिस्टर सरदार स्वरण सिंह साहब को बोला कि सरदार स्वरण सिंह साहब आप एक कमेटी बनाइए। क्या बनाएंगे सर? कमेटी बनाए। सरदार स्वरण सिंह कमेटी को काम दिया गया, तो ये सारी कमेटी थी, स्वरण सिंह साहब चेयरमैन थे। और अगर तुम नोटिस करोगे, रजनी पटेल, एच.आर. गोखले, वी.एन. गाडगिल, स्टीफन, ये उस टाइम पर जितने बिग शॉट थे इन टर्म्स ऑफ द प्रोमिनेंट कांग्रेस के लीडर्स, उनको बना दिया गया कमेटी का मेंबर्स, और इनको बोला गया रिकमेंडेशन दो। क्या दो सर? रिकमेंडेशन दो। क्या? कि क्या होने चाहिए? रिमाइंडर्स। कैसे रिमाइंडर्स? रिमाइंडर्स टू द सिटीजन्स कि तुम्हारे पास है। अरे वर्ड समझा क्या? क्या सर? सुनते तो हो नहीं तुम? सुन रहे हो तुम लोग? हाँ सर सुन रहे हैं सर, सुनते तो हो नहीं? सिटीजन्स। Are you understanding this or not? Devil lies in the detail, मेरा बच्चा. Fundamental duties are applicable only on the citizens of India. Are you understanding this or not? सबको समझ में आया? So reminders to the citizens कि तुम्हारे पास ड्यूटीज भी है, कुछ ड्यूटीज है जो तुम्हें करनी पड़ेगी। तो सरदार स्वरण सिंह कमेटी ने इन रिमाइंडर्स का इंतजाम किया, और ये रिमाइंडर्स पहले सरदार स्वरण सिंह साहब ने 8 रिकमेंडेशंस दिया था, लेकिन फाइनली मैडम इंदिरा गांधी की बात मानकर 10 सच रिमाइंडर्स दिए गए। सर कैसा दिए गए? उसके लिए हमने बनाया एक नया आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सर कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके लिए हमने बनाया एक नया पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सर ऐसा कैपिटल कैपिटल मत लिखा करो, मालूम है आपको? मालूम है तमीज अच्छी नहीं होती। ऐसा इंटरनेट पे बोलते हैं कि स्मॉल लेटर्स में लिखा करो, कैपिटल एस नहीं लिखते, अच्छा नहीं लिखता, मैनर्स नहीं होते। अच्छा हम स्मॉल ए लिखेंगे, कोई बात नहीं बेटा, तुम स्मॉल ए लिखना, कोई बात नहीं। जैसे ही स्मॉल ए लिखोगे कोई गड़बड़ नहीं, पापा के पास जाना, भागते हुए बोलना पापा 100 रुपए दे दो, 100 रुपए का नुकसान हो गया क्योंकि अगले साल का फॉर्म भरने का टाइम आ गया। अगर तुमने स्मॉल ए लिखा, चिंता बिल्कुल मत करना, कोई घबराने का नहीं। आइए ना, देश की इकोनॉमी में 100 रुपए की कंट्रीब्यूशन तुम्हारी तरफ से दर्ज की जाती है। तो ये क्या है सर? पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 51 कैपिटल ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज रखी सर? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। तुम्हें आती है क्या? मेरे को सारा आता है। तुम्हें एबीसीडी आती है? अरे कैसी बातें करो, एबीसीडी में अपन चैंपियन है। आर्टिकल 51 कैपिटल ए सब क्लॉज ए, 51 कैपिटल ए सब क्लॉज बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई और जे। सर ये आना चाहिए एग्जाम में क्वेश्चन कि राइट ऑल ए टू जे। हाँ ये मुश्किल क्वेश्चन है, यूपीएससी बोला ऐसा पूछ ले सर। ये सर आपसे गलती हो जाती है ना, एक तो ना आपकी कलर कॉन्शियसनेस ठीक नहीं है। क्यों? यहां तक ए टू जे ग्रीन में लिखी, तो के को आपने काय को लिखा? के तो 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी। 11th फंडामेंटल ड्यूटी मैडम इंदिरा गांधी ने नहीं डाली। ये आई 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से, जो आज तुमको सुबह से याद आया होगा। अरे हाँ सर, पर हम सर सुबह की बात भूल जाते, मिट्टी डालो सर, सुबह की बात चले गए। तो पहली 10 ड्यूटीज आई by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976. Are you understanding? तो तुम्हें क्वेश्चन आएगा, ओके, तुम्हें क्वेश्चन आएगा, how many fundamental duties were added, were present or were added by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976? कुछ भी बोले सर, ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, याद कौन रखेगा? 10, oh, B, 11, oh, 1, oh, 0. आंसर दो, आंसर दो। ओके अब तो आता है ना, अब तो फुल मार्क्स आएंगे तुम्हारे। सर कुछ तो ही गड़बड़ है यार। ओके वर एडेड, हाँ एडेड, हाँ एडेड, ओके सर कुछ तो ही गड़बड़ है इसमें। ओके विश्वास नाम की चीज ही नहीं है क्या सर? मतलब हद हो गई, मतलब क्या? 67% लोगों ने आंसर दिया है, वेरी गुड सर। आप पर ना विश्वास करना बड़ा मुश्किल है बेटा, मैंने लिखा ना 42nd कॉन्स्टिट्यूशन, ए बी सी डी ई एफ एच आई, 10 ही है सर, पर विश्वास नहीं है ना सर हमको। आप पर ना एक पैसे का विश्वास नहीं रहा सर, हद हो गई यार।
जयंत, चंदन, प्रशांत 1 2 3, आनंद, मयंक, सोनम, ज्योति, मिस्टर कटोच, अतुल एंड अमित कुमार। तुम्हें ये पता है इसको बोलते हैं इमेज। यू अंडरस्टैंड? ये होती है इमेज। यू अंडरस्टैंड? हाँ सर, बहुत ही बढ़िया। इसको कहते हैं इमेज। मैं रशिया का प्रेसिडेंट बनूंगा, सबसे पहले मैं अपनी इमेज ठीक करूंगा। हाँ सर, विश्वास नहीं है सर आप पर। सो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। सर आप इतनी इतनी गूगली मार देते हो ना, पता नहीं चलता बॉल ऑफ साइड पे जा रही है कि लेग साइड पे जा रही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? अच्छा, अब मैं इजी क्वेश्चन पूछूंगा। अच्छा ठीक है, अब मैं इजी क्वेश्चन पूछूंगा। ओके, ऑलराइट। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटी, ध्यान से सुनना, ओके, वर एडेड बाय, वर एडेड बाय, वर एडेड बाय, वर, अच्छा, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। बहुत ध्यान से आंसर करना। ओके, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002? फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड, आर्टिकल्स नहीं, ड्यूटी। ओके, सर अब क्वेश्चन में ट्विस्ट लगी है। विश्वास करो, विश्वास करो, सब सिंपल है। सर आप जानबूझ के कंफ्यूज करते हो सर, जब हमको आपने बता दिया है कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी आया है तो फिर इसमें कंफ्यूज क्यों किया? मैं क्या कंफ्यूज कर रहा हूं? ओनली 89% पीपल आर करेक्टली आंसर दिस क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया, विश्वास करना पड़ा। दूसरा देखिए, तुम्हें दूसरी बॉलिंग करनी आती है, बॉल ना ऑफ साइड पे जा रही होती है, लेग साइड पे चली जाती है। ओके, समझ में आ रहा है? तो अब तुम्हें मालूम पड़ा कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में ओपन बुक एग्जामिनेशन भी हो जाए तो भी तुम में से बहुत सारे लोग फेल हो जाएंगे। मैंने लिखा है एक ही, लेकिन तुम्हें भरोसा नहीं है। ओके, सो चंदन, जयंत, मयंक 1 2 3, प्रशांत, सोनम, अतुल, अमित कुमार, ज्योति, एन शर्मा एंड मिस्टर कटोच। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सर ऐसा कैसा होता है ना, आगे मैं तो आंसर सामने लिखा हुआ है। ओके, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? ऑलराइट सर। हे भगवान, लोगों के दुख ही नहीं खत्म हो रहे। बोले सर अन अकेडमी की स्टडी मटेरियल पढ़ सकते हैं कि लक्ष्मीकांत छोड़ के? बेटा कुछ तरीक पढ़ लेना बेटा, दैट इज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट बात है कि पढ़ ले। अच्छा, जरूरी नहीं। ओके, सब। अरे एक मेरे को बहुत टफ क्वेश्चन है। अच्छा सर, अब ध्यान से सुना। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड, ध्यान से सुनना, बाय द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950? बेटा 1950 की बात हो रही है। ये थोड़ा सा टफ हो गया, अब दिमाग लगाना। ओके, ऑलराइट सर, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। हाँ सर, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ओके, ये क्या हो गया सर? ओहो, अच्छा अच्छा, ये तो हिंट दे दिया ना आपने। ओके, नेवर माइंड। ओके, बहुत ही रोमांचक प्रश्न, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया आंसरिंग हो रही है, बहुत ही बढ़िया। क्या हो गया सर? 88% लोगों को पता है, बाकी लोगों को लग ही नहीं रहा है। 4% मेरी बात मान भी गए। ओके, टोटल आज तक की फंडामेंटल ड्यूटीज 11 है, लेकिन 4% लोग बोले कि क्या पता सर भविष्य में थोड़े बढ़ भी जाए। ओके, तो बाकी 88% लोगों ने करेक्ट बोला, जबकि मैंने बोला है, क्या बोला सर, कि देयर वाज नो फंडामेंटल ड्यूटी रिटन इन एनी ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर यू अंडरस्टैंड सर? हम ना सर अमिताभ बच्चन के फैन है। बच्चन साहब ने बोला मैं गिरे हुए पैसे उठाता नहीं हूँ। ओके, चंदन, जैन, सोनम 1 2 3, मयंक, ज्योति, मिस्टर कटोच, अमित कुमार, प्रियंका, रोहित एंड अतुल। बहुत ही बढ़िया सर। तो देश में डेमोक्रेसी कितनी बरकरार है? बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 100% आएगा, आएगा ही नहीं। ओके, डोंट वरी, बिल्कुल घबराना मत। अगर कभी किसी ने बोला तुमको कि इंडिया में डेमोक्रेसी पे खतरा, बोलना ऐसा हुआ नहीं है आज तक। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ गया या नहीं? बहुत ही बढ़िया सर, पल्ले पड़ गया ये सुनो, बहुत ही। आगे चलेंगे सर। सब लोग, अच्छा ये कुशाग्र बहुत स्मार्ट है, ये बोले सर सब लोग इसलिए गलत करे ताकि आप रशिया में जाओ। बेटा मैं तेरे को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में डालूंगा, तू काफी घुमा फिरा के बात करता है। हाँ, बहुत स्टाइलिश है, दिमाग वाले लोग हैं। ओके, देखा, बहुत ही खतरनाक लोग हैं। ओके सर, देखा कितने स्टाइल से बात बना के निकल गया बंदा। हाँ बिल्कुल सर, मतलब ये तो वही वाली बात है कि आदमी को सजा दे और आदमी थैंक यू भी बोले। वेरी गुड सर, डेंजर लो, डेंजर लो। ओके, आगे चलते हैं। ऑल राइट सर, आगे चलते हैं। थैंक यू कनिष्का, गॉड ब्लेस यू। आगे चलते हैं। अच्छा सर, आगे चलो सर। अच्छा सर, एक बात बताओ, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आप लोगों ने काहे को नहीं डाली फंडामेंटल ड्यूटी? क्योंकि बेटा ये हमारा तरीका नहीं है, आप उनका स्टाइल ये नहीं। मतलब किसी भी वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्री में फंडामेंटल ड्यूटीज याद नहीं कराई जाती, मतलब एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाली जाती। तो अगर तुम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखोगे, तुम कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखोगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा होता। ये है ना, बड़ा सोशलिस्टिक है। ओके, इन नेचर, इन अदर वर्ड्स
ये आमतौर पे कम्युनिस्ट कंट्रीज का मेथड होता है। आई यू अंडरस्टैंड? कम्युनिस्ट कंट्रीज को ये सब करने में बड़ा मजा आता है। वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखते थे, जैसे ये है 1936 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसएसआर। यूनियन यूएसएसआर मालूम है कि नहीं? अरे कैसी बात कर रहे हो, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द यूएसएसआर टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनियन ऑफ द सोवियत सोशलिस्ट बट टू ऑब्जर्व द लॉज फलाम 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 फलाम। सर ये यूएसएसआर अभी रशिया बनने वाला है, बन चुका है। मैं इधर ही जा रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा भारी आवाज में बोलो सर। तो ये जो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन है, चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन है, यूगोस्लावियन कॉन्स्टिट्यूशन था, यूगोस्लावियन का कॉन्स्टिट्यूशन था आर्टिकल 32 ऑफ यूगोस्लावियन कॉन्स्टिट्यूशन है, चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन है, यूगोस्लावियन कॉन्स्टिट्यूशन था, यूगोस्लावियन का कॉन्स्टिट्यूशन था आर्टिकल 32 ऑफ यूगोस्लाविया कॉन्स्टिट्यूशन। इन सब जगह पर ना तुमको ये फंडामेंटल ड्यूटी वगैरह दिखता है, वेस्टर्न डेमोक्रेसी में नहीं मिलता। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? तुमको इंपॉर्टेंट बातें हैं। द कॉन्टेक्स्ट तुमको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें दिखाई देगी क्या सर? तुम्हें दिखेगा तो इतना मजा आएगा ना, तुमको पता चलेगा कि तुम्हारा आर्टिकल 41 कहां से आया है। क्या बात कर? Citizens of the USSR have the right to work, that is guaranteed the right of employment and payment for this work in accordance with its quantity and quality. लग रहा है कि नहीं? अरे हाँ सर, देखा। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तुम्हें उसमें याद है आर्टिकल 43 उसमें था that the workers have the right to leisure and decent way of life, have the right to rest and leisure. अरे हाँ, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? लग रहा है कि नहीं? अरे सर, अब समझ में आता है मोटिवेशन का मतलब क्या होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये हमने बहुत सारी चीजें इधर उधर से ली है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सर रशियन, सर अगर हमारा खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया में हमारा एग्जाम ना हुआ, तो हम ना यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ रशिया की भी एग्जाम दे सकते हैं। फिटे मुंह, पढ़ाई कर लो। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। ओके, यहीं पास हो ना? ऑलराइट। सो ये वेस्टर्न डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट कंट्रीज का है। तुम्हें मुझे कुछ बताना है, ओके? बिकॉज मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे से पढ़ के जाओ और तुम लोग किसी भी तरह से कंसर्न पावरफुल सिटीजन ना बनो। 1970s में ना एक फैशन चल रहा था। हाँ सर, राजेश खन्ना का फैशन चल रहा था। राजेश खन्ना का फैशन नहीं चल रहा था यार। 1971 के वॉर में सोवियत यूनियन ने, यूएसएसआर ने इंडिया की बहुत बड़ी मदद करी थी। अगर जो लोग में से आईआर पढ़ चुके हैं उनको मालूम है, हम लोगों ने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप पीस एंड कोऑपरेशन साइन किया था मैडम इंदिरा गांधी ने, और उस की वजह से इंडिया पाकिस्तान वॉर में इंडिया की बड़ी मैसिव विक्ट्री हुई थी। पाकिस्तान के तो होश ठिकाने आ गए थे। 1970s का वो जमाना ना बेटा, कहीं ना कहीं रशियन कलर का जमाना हो गया था। हमें जो होता है ना, जो जिससे तुम सबसे ज्यादा इंप्रेस होते हो, तुम धीरे धीरे उसी का ही ना कलर लेने लगते हो। तो बहुत ज्यादा बेंट ऑफ सोशलिज्म हमारी कंट्री में आने लगा था। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। तो प्रियम्बल में क्या वर्ड आ गया सर? प्रियम्बल में वर्ड आ गया सोशलिस्ट। पूरी बाबू, आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर्टिकल 39A आ गया। आर्टिकल 39A क्या है सर? सर फिर से सर सोशलिज्म। आर्टिकल 43A आ गया, ट्रेड यूनियंस। अरे हाँ, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज भी आ गई, ये सब सोशलिस्ट कलर के थे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो हमारी कंट्री पे सोशलिज्म का फैशन आ गया था इन 1970s, और क्यों ना हो, ओके? क्योंकि यूएसएसआर हमारा इतना अच्छा दोस्त था, परम मित्र था, हमारा सौभाग्य था कि हमको यूएसएसआर दोस्त बना। तो वो सोशलिज्म का बेल्ट ऑफ हमें 70s में दिखने लगा, एंड फंडामेंटल ड्यूटी शायद वहीं से इमर्ज हुई। कनेक्शन समझ में आया या नहीं समझ में आया? सो जस्ट डोंट ट्राई एंड स्टडी सब्जेक्ट लाइक यार ये तो स्टैटिक सब्जेक्ट है, डोंट डू इट लाइक दिस। मेक श्योर कि तुमको सब्जेक्ट का इन एंड आउट, आगे पीछे, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब समझ में भी आने लग गया। सर किसी डेमोक्रेसी में फंडामेंटल ड्यूटी है क्या? है, जापान में है, ओके? लेकिन वो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहलाती। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ज्यादातर ये कम्युनिस्ट कंट्रीज में है, ऑलराइट? और ये दैट इज व्हाई वाज अ स्ट्रेंज एक्सपेरिमेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? सर क्या है ना, फंडामेंटल अगर मैं वर्ड लिख दूं ना, फंडामेंटल, और किसी भी बच्चे को बोलूं ना, तो फंडामेंटल वर्ड लिख कर मैं डैश डाल दूं ना, ज्यादातर लोग ना राइट लिखेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात, क्योंकि अपन को फंडामेंटल मतलब राइट ही दिखाई देता है। तो अपन को है ना फंडामेंटल राइट लगता है, तो हमको ऐसा लगता है कि अगर आप फंडामेंटल राइट रख रहे हो और यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटी रख रहे हो, तो वो तुमको आता था क्या? ओके, कैसे? सो ऐसे बोलते थे ना, 2+1 इज इक्वल टू 3+1, ओके, x+1 इज इक्वल टू y+1। तो 1 और 1 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू y। कितना मैथ्स आता है सर आपको, है ना? ओए होए। तो दोनों साइड का सर अपन को फंडामेंटल कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है। और फंडामेंटल से अपने को क्या समझ में आता है मालूम है सर?
फंडामेंटल राइट मतलब इट इज जस्टिसिएबल। आर यू अंडरस्टैंड? अपन को तो यही बोला गया, इट इज जस्टिसिएबल मतलब इट कैन बी डायरेक्टली एनफोर्स, ऑटोमेटिकली एनफोर्स थ्रू द कोर्ट्स ऑफ लॉ। तो ये सर अपन को ना फंडामेंटल राइट्स में पता चलता है। यू अंडरस्टैंड? इट इज अंडर द गारंटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज जस्टिसिएबल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कितनी सारी बातें अपन को पता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो मैंने मैडम इंदिरा गांधी को फोन किया। सर आप मैडम इंदिरा गांधी को फोन करते? अरे कैसी बात है, ऐसा कौन है जिसको मैं फोन नहीं करता? तो मैंने मैडम इंदिरा गांधी को फोन किया। मैंने कहा मैम, हमको क्या लग रहा है कि यहाँ पे भी फंडामेंटल वर्ड है, ओके, और यहाँ भी फंडामेंटल वर्ड है। अगर इस फंडामेंटल का मतलब है जस्टिसिएबल, डायरेक्टली ऑटोमेटिकली एनफोर्सेबल थ्रू द कोर्ट्स ऑफ लॉ, गारंटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फंडामेंटल का भी यही मतलब है? तो मैडम ने बोला सिद्धार्थ तेरे को दिखाई कम चीज देता क्या? मैंने कहा क्यों? दीज आर ओनली reminders. Say the word. These are only reminders. These are only reminders. These are non-justiciable. Say the word. These are non-justiciable. समझ में आ रहा है या नहीं? Fundamental duties are non-justiciable. बट फिर सर आपने फंडामेंटल वर्ड यूज किया, क्यों किया? बिकॉज फंडामेंटल इसलिए यूज किया बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? बट दे आर नॉन जस्टिसिएबल, दे आर मियरली रिमाइंडर्स। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? क्वेश्चन आते हैं बहुत ध्यान से। सर एक बात बताओ, ये अमेंड किए जा सकते हैं? नादान परिंदे, अगर अमेंड किए जा सकते हैं तभी तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में अमेंड किया गया है। ओहो, अच्छा, तो जो किया गया है इसका मतलब है किया जा सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? Everyone has understood this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? So these are non-justiciable. These are merely reminders. They are present in the Constitution of India and they are amendable. Are you understanding this or not? याद हो गया? हाँ सर, एकदम याद हो गया, पल्ले पड़ गया। Yes or no? So मैंने तुम्हें सारे फीचर्स बता दिए। Okay. So what is the fundamental part? Fundamental part जो common thread है इन सब के बीच में वो ये है कि ये Constitution of India में mentioned है। Are you understanding this? So इस टाइम पर हम एक बहुत ही नूनू सा समराइजेशन करेंगे। एवरीवन रिमेंबर्स? यस। तो ये कब हुआ सर? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से हुआ। यस सर। कौन सा पार्ट हुआ सर? पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। कौन सा आर्टिकल हुआ सर? ये हुआ आर्टिकल 51 कैपिटल ए। फिर 51A में क्या है सर? A B C D E F G H I J और J के बाद K आया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से। Are you understanding? और J तक था सर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। सर कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था ये। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्यों नहीं था सर? बिकॉज ये कम्युनिस्ट कंट्रीज का इरादा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? किसी वेस्टर्न डेमोक्रेसी में ये नहीं होता, नहीं होता सर। ओके, तो ये एक स्ट्रेंज एक्सपेरिमेंट था। सर ये जस्टिसिएबल है ना? ये नॉन जस्टिसिएबल है। ओके सर, ये जस्टिसिएबल भी नहीं है, ये नॉन जस्टिसिएबल है। ये केवल रिमाइंडर्स है। किसने दिए थे सर? ये रिमाइंडर्स दिए थे स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस पर ये रिमाइंडर्स दिए गए थे। ये नॉन जस्टिसिएबल है बट इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? ये नॉन जस्टिसिएबल है, दे कैन नॉट बी ऑटोमेटिकली एनफोर्स्ड टू द कोर्ट्स ऑफ लॉ एंड फाइनली दे आर अमेंडेबल। सो पहले थी 10, अब हो गई है 1, 11। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? हो गया सर? सर अपुन चैंपियन हो गया है। अपुन को बोलो, यूपीएससी को बोलो अपुन का एग्जाम अभी के अभी ले लेने का। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? यूपीएससी को फोन करते हैं, सर अपुन को बोला आज रात को अपुन का एग्जाम ले लेने का, अपुन कल से लबासना जाने का। तो सबको समझ में आ रहा है या नहीं? Everyone has understood this or not? एकदम समझ में आया, पल्ले पड़ गया? ये सुनो, आगे चलेंगे। सो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। ऑलराइट, तो ये लिस्ट है। ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लिस्ट है सर। ये आर्टिकल 51 कैपिटल ए। सर कैपिटल ए, सर याद रखना। वाह, मेरे को बोलो, वेरी गुड। अच्छा, सो आर्टिकल 51 कैपिटल ए जिसमें है ए, छोटा बी, छोटा सी, छोटा डी, छोटा ई, छोटा एफ, छोटा आई जे, और फिर आया के के बाजू में लिखा हुआ है छोटी सी लाइन में substituted by the 86 Constitutional Amendment Act 2002. Are you understanding this or not? सबको समझ में आ गया या नहीं समझ में आया? तो एक बार ऐसे ही दिल रखने में क्या जाता है सर? सो दिल रखने के लिए एक बार इनको पढ़ लेंगे और फिर आगे चलेंगे। ठीक है सर? तो ये क्या है सर? तो दिल रखने में क्या जाता है? ओके,
सो पहला है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। ओके, ये हो गया पहला। एक बार पढ़ के बोलो, बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें रिमाइंडर्स होने चाहिए। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स व्हिच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। फिर है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। फिर है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। फिर है टू प्रमोट द हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स ऑल पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, एंड टू renounce practices derogatory to the dignity of women. फिर है to value and preserve the rich heritage of our composite culture, to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, and to have compassion for living creatures. फिर है to develop scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform. फिर है to safeguard public property and to abjure violence. फिर क्या है सर? फिर है to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity, so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. And finally, to provide for opportunities for education to his or her child as a हमको लगा पहली बार सिद्धार्थ सर को कलर कॉन्शियसनेस हो गया है, वरना वही ब्लैक एंड व्हाइट। फिर जाते जाते आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ करना ही था, लास्ट में आपने कलर चेंज कर दिया, कुछ तरी रेड डालना मांगता था सर। बेटा मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, हर चीज में लॉजिक होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो मैंने ये ओरिजिनल फंडामेंटल ड्यूटी बोले, ओरिजिनल बोले तो गलती से 1950 मत समझ लेना, क्योंकि 1950 में कोई ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था। ये था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। अच्छा वो सर आपने बता दिया, हम तो भूल ही गए थे। सो ये सारे के सारे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है। पहले हम पढ़ेंगे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज और फिर हम पढ़ेंगे 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आया? सो मैं मैडम इंदिरा गांधी को फोन किया, फिर से आपने फोन किया। मैंने कहा मैडम एक बात, ऐसा ख्याल है। तो बोले सिद्धार्थ देख मेरे पास टाइम की भयंकर कमी है, जो भी बोलना है जल्दी बोल, टाइम नहीं है मेरे पास। मैंने कहा मैडम आपने बोला हम ना रिमाइंडर्स दे रहे, रिमाइंडर्स, हाँ ये नॉन जस्टिसिएबल है, ये ओनली रिमाइंडर्स है। बोले सिद्धार्थ ये मैं बोल चुकी हूँ, तुम मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे? मैंने कहा मैडम पक्की बात है ये सिर्फ रिमाइंडर्स है, दीज आर मियरली रिमाइंडर्स। तो बोले कहना क्या चाह रहे हैं सिद्धार्थ? मैंने कहा मैडम मेरी तीक्ष्ण नजरों से मेरे को समझ में आया, मेरी आंखें दर्द हो रही है। अच्छा, तो मेरे तीक्ष्ण नजरों से मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ छुपा हुआ है, मतलब कुछ तो ही छुपा हुआ है, मतलब ये मियरली रिमाइंडर्स नहीं है। क्या मतलब? बेखुदी बेसबब नहीं है गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ओए होए कैसी पर्दादारी है, कुछ तरी गड़बड़ है। ओके, तो मैडम बोली क्या है बाबा क्या है? बोले मैंने कहा मैम ये जो रेड वाले है ना, ये मियरली रिमाइंडर्स नहीं है। ओह, ये मियरली रिमाइंडर्स नहीं है। ये जो ब्लू वाले है ना, ये मियरली रिमाइंडर्स है। यानी कि जो ऑड नंबर में लिखा हुआ है ना, ये मियरली रिमाइंडर नहीं है। बोले मतलब? मैंने कहा मैडम ये नेगेटिव इन नेचर है और ये पॉजिटिव इन नेचर है। मतलब नेगेटिव मतलब तुम्हें बोला जा रहा है ये कि ये एक रिमाइंडर है, ऐसा लगता है कि प्रवचन है, ओके, लेकिन ये भी बोला जा रहा है कि गलती से इसके अगेंस्ट मत जाना, डोंट गो अगेंस्ट दिस। मतलब to abide by the constitution and respect its ideals and institutions, national flag and national anthem। अगर नहीं किया तो, अगर तुमने कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड नहीं किया तो, नेशनल फ्लैग को नहीं किया तो, अगर नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट नहीं किया तो, मैडम दिस इज अ पनिशेबल ऑफेंस। ओ बात समझ में आ रही है या नहीं आ रहा है? ये इतने प्यार से नहीं है, इसके पीछे फोर्स ऑफ लॉ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? ये केवल रिमाइंडर नहीं है। हाँ ये रिमाइंडर है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स व्हिच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो हमारे नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में हमने नॉन वायलेंस, हमने अच्छी बातें सीखी, बहुत सारे थे, देशभक्ति थी, लेकिन इसके पीछे कोई पनिशेबल ऑफेंस नहीं है, ये पॉजिटिव इन नेचर है। डू इट, मान गए तो अच्छी बात है, तुम्हारे अंदर भी गांधीज्म है, तुम्हारे अंदर भी गांधीवादी परंपराएं हैं, अच्छी बात है। नहीं है तो इसका मतलब नहीं है कि ये पनिशेबल ऑफेंस है। इन अदर वर्ड्स दिस इज अ रिमाइंडर। बात सबको समझ में आया या नहीं? तो एवरी ऑल्टरनेट जो भी लाल में है वो नियरली रिमाइंडर नहीं है, इट हैज गॉट मैंडेटरी कंप्लायंस वैल्यू। क्या है सर ये? इट हैज मैंडेटरी
कंप्लायंस वैल्यू, बात माननी पड़ेगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो जब हमारे घर में बोला जाता है कि बेटा घर की सफाई कर लो, घर में स्वच्छता होनी चाहिए, तो आदमी मानता है या नहीं मानता है ना? तो वो मैंडेटरी कंप्लायंस वाली नहीं है। लेकिन अगर तुम सिंगापुर गए और तुमको वहां पर बोले, वहां पर लिखा हुआ है गलती से भी ना बेटा कचरा मत फेंक देना, अच्छा, और अगर तुम्हारी इंडिया वाली आदत नहीं गई तो $500 का फाइन है। क्या? नहीं नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हो? आदमी च्युइंगम निगल जाता है, बाहर नहीं फेंकता। आई यू अंडरस्टैंड? $500 का च्युइंगम पड़ेगा सर। 500 मल्टीप्लाइड बाय 60, 30,000 रुपए का च्युइंगम। ना भैया, हम तो सफाई पसंद लोग हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? कैसी बातें कर रहे हो? हमने जिंदगी में कभी सोचा नहीं, कभी हमने सड़क पे कचरा नहीं फेंका बाबा, सोचा नहीं, ख्याल भी नहीं आता। क्या बात कर रहे हो? हाँ, और इंडिया आते उठाकर पूरा पूरा डब्बा उठा के गली में। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझना। सो मैंने सिंगापुर में बोला, मैंने कहा तुम लोग ऐसे बोले हम तो सिर्फ रिमाइंडर दे रहे हैं। मैंने कहा नादान परिंदो, ऐसा कैसा रिमाइंडर? $500 का कौन रिमाइंडर देता है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो सबको समझ में आ गया फर्क में रिमाइंडर और मैंडेटरी कंप्लायंस वाले का? यस और नो? तो अब हम एक एक करके एक एक आर्टिकल करेंगे एंड वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये नॉन जस्टिसिएबल है, लेकिन ये केवल रिमाइंडर भी नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसमें है बेखुदी बेसबब नहीं है गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो एवरी ऑड वन, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ, ये मैंडेटरी कंप्लायंस वैल्यू है, बिकॉज इसके पीछे फोर्स ऑफ लॉ है, ये नेगेटिव इन नेचर है, ये पनिशेबल ऑफेंस है अगर तुमने नहीं माना। और अगर तुम ब्लू वाले देखोगे, यानी कि इवन वाले, तुम्हें मालूम है सर पॉड नंबर इवन नंबर आते तुम्हें? वरना मैं सीसैट पढ़ा सकता हूँ तुमको। सर रहने दो यार, हद हो गई। सो सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एथ, टेंथ, ये मैंडेटरी कंप्लायंस वैल्यू नहीं है, ये केवल रिमाइंडर्स है, ये पॉजिटिव इन नेचर है और इसके पीछे कोई भी पनिशेबल ऑफेंस नहीं है, बट ये नॉन जस्टिसिएबल जरूर है। इन अदर वर्ड्स, तुम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जा सकते इनको एनफोर्स करने के लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? पल्ले पड़ गया या नहीं पल्ले पड़ा? अरे बाबा समझ लो कि नहीं समझ लो? सो कुछ लोग बोलते हैं कि ये, तो इसको याद रख लेना, दीज आर नॉन जस्टिसिएबल, दे आर अमेंडेबल, बट कोर्ट्स में डालते हैं रिमाइंडर्स। ओके, बिकॉज सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एथ और टेंथ रिमाइंडर्स हैं, और फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ आर नियरली आर मैंडेटरी कंप्लायंस वैल्यू। और इसमें 11th वाला क्यों नहीं लिखा? 11th वाला मैं क्यों लिखूं? क्यों? क्योंकि मैडम इंदिरा गांधी ने तो बनाया नहीं था। तो ये जरा फॉर्मूला जो मेरा चल रहा है वो केवल 10 तक चल रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अभी तक मैंने मैडम इंदिरा गांधी को फोन किया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रही है? पल्ले पड़ा, प्लेन उत्ते गया। ओके सर, लैंड कितना, नहीं लैंड कितना? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? बहुत ही बढ़िया सर, हमको लैंड समझ में आ गया। ओके, एवरीवन हैज अंडरस्टैंड। ओके, आगे चलेंगे सर, बहुत ही बढ़िया सर, आगे चलेंगे। यस सर, ओके, लेट्स गो आगे। ऑलराइट, तो कुछ लोगों का ऐसा इल्जाम है, क्या सर, कि ये केवल रिमाइंडर्स है, बट ऐसा नहीं है। इन सम केसेस देयर इट इज नॉट टूथलेस, देयर इज अ लॉ बिहाइंड देम। तो ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल ड्यूटीज टूथलेस है, इनमें से आधों के पीछे मैंडेटरी कंप्लायंस वाली, तो ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं तुमको। फिर कुछ लोग होते हैं कि सर ये क्या केवल पॉलिटिक्स था? मैंने तो तुम्हें पहले बोला था कि ये तू में मैं है। ओके, ये एक तरह से रिमाइंडर्स थे, दिस वाज अ वे ऑफ इंश्योरिंग कि थोड़ी देर के लिए सिटीजन अपने राइट्स को भूल जाए यार, मिट्टी डाल। लेकिन क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? सर्टनली नॉट, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, बिकॉज इनको चैलेंज किया गया था इन द मिनर्वा मिल्स केस ऑफ 1980, एंड माय लॉर्ड्स ने इन द मिनर्वा मिल्स केस ऑफ 1980 इसको क्लैरिफाई कर दिया था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड वैलिड। बात सबको समझ में आई या नहीं? अब यूपीएससी को बोलो पूछो जो पूछना है। तो मैंने तुम्हें पूरा 1 घंटा इसकी रूपरेखा दे दी, जहां मर्जी से पूछना। तुम अगर इस टाइम पर हाईकोर्ट में जाके आर्ग्यूमेंट भी कर लोगे ना तो भी तुम्हारा चल जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो मैंने तुम्हें सारी डिटेल्स बता दी है, बाकी तुम्हारी मर्जी। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? इसी खुशी में हम लेंगे एक 5 मिनट्स का ब्रेक, और 5 मिनट्स के ब्रेक के बाद हम मिलेंगे कंटिन्यूशन। ऑलराइट, ओके सर।
तो मैं बहुत ही क्या बोलते हैं, जेन काम मूड में हूँ। अच्छा, बिल्कुल जेन, ओके, इनर पीस है मेरे अंदर, इसलिए मैं बड़े प्यार से सबको समझा रहा हूँ कि कुछ नए स्टूडेंट्स आए हैं, उनको हमारे क्लास के कायदे प्लस कानून नहीं मालूम है। गलती से भी इंट्रा कमेंट टॉक मत करना, ओके। जिसको मैंने बोला है उसको मैंने समझा दिया है, समझदार खुद हो। एक दूसरे से टॉक करना, कमेंट करना, यहाँ पर फेसबुक ट्विटर बनाना बिल्कुल अलाउ नहीं। आज मैं एकदम इनर पीस मास्टर शिफू बना हुआ, इसीलिए मैं ब्लॉक नहीं कर रहा हूँ। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो गलती से भी मत करना, ओके। फिर अंदर से ना मेरे कभी भी है ना पूतन जाग जाता है। आई यू अंडरस्टैंडिंग? सो पूतन भी मेरे अंदर ही है, मास्टर शिफू भी मेरे अंदर ही है, ओके। सो प्लीज मत करना, ओके। ऑलराइट, तो जिसको मैंने समझाना था वो समझ जाए, ओके। इसी में तुम्हारा फायदा है। तो these are reminders, okay। अच्छा, these are reminders to everyone कि प्लीज इंट्रा टॉक ना करें, ओके। सर ये ऑड वाला है कि इवन वाला है, वो बाद में पता चलेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? ओके सर, पल्ले पड़ गया या नहीं? ओके सर, वेरी गुड सर, आगे चलते हैं। सो अब हम एक एक करके आर्टिकल्स करेंगे, और 10 ही आर्टिकल्स ओरिजिनल और 11वां आर्टिकल है जो 86 अमेंडमेंट से आया, तो एक एक करके सारे खत्म कर देंगे। तो पहला आ रहा है हमारे पास आर्टिकल 51 कैपिटल ए सब क्लॉज ए, ओके। तो तुम्हें कलर दिखाई दे रहा है? हाँ सर, लाल रंग का है। लाल रंग है मतलब ऑड है, ऑड है मतलब मैंडेटरी कंप्लायंस वैल्यू है, मतलब ये टूथलेस नहीं है। हाँ सर, इसमें टीथ है, ये टूथलेस नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आया? इसके पीछे पनिशेबिलिटी का पॉसिबिलिटी है, ये नेगेटिव इन नेचर है। तुम्हें बोला जा रहा है इसके अगेंस्ट मत जाना, डोंट गो अगेंस्ट दिस। सर क्या है सर? तो अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। भारत हमको जहां से प्यारा है, तो उस तिरंगे के लिए जिसको जिसको के लिए लोगों ने अपनी जान दे दी, उस तिरंगे के लिए जिसके लिए हमारे बॉर्डर पे सिपाही अपनी जान पर खेल जाते हैं, जो हमारा शान है, जो हमारा मान है, उसको हम कैसे खराब करने देंगे? अगर तुमने किया तो ये हो जाएगा तुम्हारा हाल। कैसे? ऐसा हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज ये मैंडेटरी कंप्लायंस वाली है, तो तुमको जेल जाना पड़ेगा, तुमको जेल का पानी पीना पड़ेगा। कैसा? ऐसा क्यों? क्योंकि हमने लॉज बनाए हैं। कौन सा लॉ? द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट ऑफ 1971। तो कौन सा मैंने तुम्हें बोला था इसके पीछे लॉ है? कौन सा लॉ है सर? जिसी को नेशनल ऑनर्स एक्ट ऑफ 1971 बोलते हैं, जिसमें बहुत डिटेल में लिखा हुआ है कि अगर तुमने इंसल्ट किया नेशनल सिंबल्स को, नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को, मैप ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग द कंटेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अपन तुमको पनिश करेगा और भयंकर पनिश करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो ये रेड है सर, ये मियरली रिमाइंडर्स नहीं है, इसके पीछे नेगेटिव नेचर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? इसी से रिलेटेड मैं तुमको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ। तो वैसे तो मैं यहाँ तक भी पढ़ा देता तो भी काफी हो जाता, तो मैं इससे क्या आगे था, लेकिन मैंने तुम्हें बोला मैं एक पूरी जमात क्रिएट करना चाहता हूँ। आई वांट टू क्रिएट अ जनरेशन ऑफ एजुकेटेड informed citizens, okay, and if possible a very powerful and informed bureaucracy। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारे फ्लैग है, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, एटलीस्ट जब तक मैं मतलब मेरे को तो पूरा बचपन यही याद है, जो हम लोग तो डिफेंस सर्विसेज वाले फैमिली थे, तो हम लोग तो कैंटोनमेंट एरिया में जाते थे, तो वहां पे 26 जनवरी पे, 15 अगस्त पे, आर्मी डे पे हम लोग को दिखता था फ्लैग होस्टिंग। तो मेरे सारे फ्रेंड्स ना मुझसे बड़ा रश करते थे, बोलते थे अरे सिद्धार्थ तुमको यार फ्लैग होस्टिंग हो जाती है, तो तुम्हारे यहाँ तो सब ऑफिसर्स है, तो तुम लोग तो कर लेते हो। हम लोग है ना अपने घरों में, हाउसेस में क्यों नहीं फ्लैग होइस्ट कर सकते? अब मैं उस टाइम तो वकील था नहीं, क्योंकि तब मैं तो मैं क्लास 5th में था। सर क्लास 5th में कोई भी वकील नहीं होता यार। अच्छा, तो मुझे नहीं मालूम था, तो मुझे लगा, और शायद इंडियंस को ज्यादातर ये लगा कि शायद पर्सनल हाउसेस में फ्लैग्स होइस्ट कर ही नहीं सकते। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हमको ऐसा लगा, किसी ने बताया नहीं। ऐसा ही एक दिन एक हादसा हो गया मिस्टर नवीन जिंदल के साथ। मिस्टर नवीन जिंदल, जो कि ऑब्वियसली एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड वेरी फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट है, इन्होंने अपने पर्सनल प्रेमिसेस में नेशनल फ्लैग होइस्ट किया। तो वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इनको होल्ड कर लिया कि तुमने कैसे कर लिया। मिस्टर नवीन जिंदल ने पूरा लॉ खोल के देखा, पूरा नेशनल ऑनर्स एक्ट खोल के देखा, एंड देन ही वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट में बोला कि माय लॉर्ड, ये कहां का रूल है कि एक इंडियन सिटीजन ये नेशनल फ्लैग होइस्ट नहीं कर सकता। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एब्सोल्युटली बोला, मिस्टर नवीन जिंदल यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर तुम नेशनल फ्लैग का ऑनर करना जानते हो, तुम्हें एक्चुअली मालूम है कि कैसा नेशनल फ्लैग का ऑनर किया जाता है, कौन से कलर का फ्लैग होता है, कौन सा फैब्रिक यूज करना होता है, कौन सी डायमेंशंस करनी होती है, अंधेरे के बाद उसको कैसे फोल्ड करना होता है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, देयर इज नो रीजन व्हाई एन इंडियन सिटीजन मस्ट नॉट हैव द राइट टू होइस्ट द नेशनल फ्लैग। तो नवीन जिंदल साहब और उनकी धर्मपत्नी जी ने ये
फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया को लॉन्च किया है। ये आज भी बड़ा ही फेमस है और एक्टिव है और ये जगह जगह जाकर प्रमोट करता है ऑफ हाउ टू रिस्पेक्ट एंड होइस्ट द फ्लैग। सो अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम नेशनल ऑनर्स एक्ट ऑफ 1971 के खिलाफ जाते हो। तो अगर तुम इसको देखोगे, प्रिवेंशन ऑफ सिंगिंग ऑफ इंडियन नेशनल एंथम, प्रिवेंशन ऑफ सिंगिंग ऑफ इंडियन नेशनल एंथम में तुम्हें 3-3 साल तक की सजा हो सकती है। इन अदर वर्ड्स, ये टूथलेस नहीं है, ये प्रिवेंशन इज हैज गॉट अ नेगेटिव वैल्यू। सो अगर आप फ्लैग को यूज करना चाहते हो तो आपको फ्लैग कोड ऑफ इंडिया फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि नेशनल फ्लैग में कलर कौन सा होना चाहिए, वो एग्जैक्ट उसकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, क्या फैब्रिक होना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर आप फ्लैग कोड फॉलो करते हो और आप रिस्पेक्ट करते हो एज अ सिटीजन, यू कैन होइस्ट द फ्लैग। लेकिन अगर तुमने इंसल्ट किया, अपन तुमको छोड़ेगा नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट। तो मैंने क्या पढ़ा दिया सर? सर आपने पढ़ाया आर्टिकल 51 कैपिटल ए सब क्लॉज ए, रेड कलर का था ये। एवरीवन, सबको समझ में आ गया? यस और नो? तो मैंने सब कुछ बता दिया, ये मेमोराइज कर लेना। क्या मेमोराइज करना है सर? एक तो लॉ का नाम याद रख लेना और ये पूरे वर्ड्स याद रख लेना। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्टेड आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो इसमें कुछ चीजें प्योर मेमोराइजेशन पे भी होती है, बिकॉज कभी-कभी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन एज इट इज पूछ लेते हैं। बट तुम्हें जो अच्छे से याद है, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2020 में पूछा था, टू अपहोल्ड सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, वो कहां लिखा हुआ है? तो वो 51 कैपिटल ए सब क्लॉज सी में लिखा हुआ है। कुछ चीजें मेमोराइजेशन पर भी डिपेंडेंट होती है, लेकिन मुझे ऐसा उम्मीद है कि एक बार समझ जाते हो तो मेमोराइजेशन की जरूरत नहीं है। सबको समझ में आया कि मैं हम सब पल्ले पड़ा? तो आगे चलते हैं। एवरीवन इज क्लियर विद दिस वन? सर रेडी? अब हम करेंगे नेक्स्ट। तो रेड के बाद क्या होता है? रेड के बाद आता है ब्लू। कूल ब्लू। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? कूल ब्लू क्यों है सर? टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स व्हिच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हाँ, ये क्या है सर? ये ब्लू कलर है। ब्लू कलर है मतलब ये रिमाइंडर्स है। रिमाइंडर्स है मतलब ये पॉजिटिव इन नेचर है। पॉजिटिव इन नेचर है इसका मतलब है इसके पीछे कोई फोर्स ऑफ लॉ नहीं है, यानी कि कोई पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वैसे तो हमें उम्मीद करनी चाहिए, हम सबको ये लाजिम है कि ये हम सब लोगों को, उन हजारों लाखों लोगों को थैंक्स बोलना चाहिए जिन्होंने हमारी स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, अपने परिवार छोड़ दिए, अपने करियर छोड़ दिए, सब कुछ भूल गए और उनके जो नोबल आइडियल्स थे उनको फॉलो करना चाहिए। पर ये मॉरल बाइंडिंग है, लेकिन इसके पीछे कोई पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। तो ये केवल रिमाइंडर है, ऐसे जैसे होता है ना। ओके, ये सिर्फ प्रीचिंग है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? इसमें बिल्कुल नो 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 है। ओके, मान गए तो ठीक है, नहीं मान गए तो भी ठीक है, मान गए तो अच्छे बच्चे कहलाओगे, नहीं मानोगे तो कर तो। बट लेकिन एज रिस्पॉन्सिबल इंडियंस हमको इन सब लाखों और द अनसंग हीरोज आल्सो, जिनका नाम हमें मालूम है और जिनका नाम हमें नहीं मालूम है, हमें उन सबको एक साइलेंट थैंक्स बोलना चाहिए। वरना आज भी हम ना ब्रिटिशर्स के लिए हम लोग एक सेकंड क्लास सिटीजन बैठे रहते हैं और फिर हम लोग जो है बड़े चौड़े होके हमारा राइट दो, हमारा ये दो, फलान ढिमकान दो, वो कुछ भी ना मिल रहा होता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो शेयर साइलेंट थैंक्स, और अगर हो सके तो आर्टिकल 51 कैपिटल ए सब क्लॉज बी मान जाओ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सो शहीदों की चिताओं पर सजेंगे हर बरस मेले, वतन पे मर मिटने वालों का यही नामो निशान होगा। सो चले गए वो लोग, ओके, लेकिन याद करना हमारा फर्ज है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बट ये पॉजिटिव है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? पल्ले पड़ गया या नहीं पल्ले पड़ा? सर रेड के बाद ब्लू और ब्लू के बाद ब्लू के बाद ब्लू के बाद ब्लू के बाद रेड। ओए ओए, कलर कॉम्बिनेशन आ गई आज आपको? अरे मैं तो पुराना, मेरे को तो माइकल एंजेलो मेरा दोस्त था। ओके, सो ये क्या है सर? टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये क्या है सर? टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सर ये तो सर सोचने की बात नहीं। भारत हमको जान से प्यारा है। सर किसी ने देखा ना हमारी सॉवरेनिटी की तरफ, यूनिटी की तरफ, इंटीग्रिटी की तरफ, अपन सर उसको छोड़ेगा नहीं। बिल्कुल सही बात है। अगर तुमने इसके खिलाफ कुछ किया तो तुम्हें फिर जेल जाना पड़ेगा। सर मतलब आपने इसके लिए भी लॉ बनाया? लॉ ऐसे ऐसे लॉ बनाए ना। ओके, सेक्शन 124A इंडियन पिनल कोड, सेडिशन, याद आ रहा है कि नहीं? अरे हाँ सर हुए। ओके, सेक्शन 121 वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर और अबेटिंग वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो आतंकवादियों पे लगते हैं, टेररिस्ट पर लगते हैं, वो सब सेक्शन 121 होता है, क्योंकि उसमें होता है पनिशेबिलिटी विद डेथ। ओके सर, बिल्कुल सही बात है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? एंड ऐसे बहुत सारे लॉज है which are dealing with protection of sovereignty, unity and integrity of India। तो ऐसे तुमने बहुत सारे सुने होंगे, Unlawful Activities Prevention Act of 1967, NSA Act of 1980। हाँ, ये सारे के सारे जिसमें भी नेशनल
वर्ड्स यूज हो रहे हैं वो सब सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी के लिए। सर ये रिमाइंडर नहीं है, नहीं मेरे बच्चा, ये मैंडेटरी कंप्लायंस वैल्यू है, ये नेगेटिव नेचर है, अगर इसके खिलाफ जाओगे पनिशमेंट खाओगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? पल्ले पड़ गया या नहीं? सर 3 हो गए, ओके, ए बी सी, रेड के बाद ब्लू, ब्लू के बाद रेड, और रेड के बाद फिर से ब्लू। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? बहुत ही बढ़िया सर। ऑलराइट सर, so ये आर्टिकल 51 कैपिटल ए सब क्लॉज डी, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। तो जॉन एफ कैनेडी ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी जो एक्चुअली हर सिटीजन के लिए लागू होनी चाहिए। डोंट आस्क व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। और यही होता है, अगर सर जरूरत पड़ गई, वैसे तो हमारी आर्मी बहुत स्ट्रांग है, हम पाकिस्तान को, चाइना को, दोनों को निपट लेंगे, लेकिन अगर कभी हमें बुलाया, ओके, बॉर्डर पे बुलाया, तो क्या हम जाएंगे? हमें जाना चाहिए टू डिफेंड द कंट्री। मातृभूमि पर अगर किसी ने भी आंखें उठाई, अपन जाएगा, ओके, बट ये तो रिमाइंडर है, ये कंपलसरी नहीं है। नहीं सर, हमारे दिल से, अंदर से आवाज आएगी, हम जाएंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, तो ये सर हम जाएंगे। पर अगर तुम नहीं गए तो इसके पीछे कोई लॉ नहीं है। वैसे ही अगर देश में कोई आपदा आ जाए, कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए, कोई और तरह का सिचुएशन हो गया, क्या तुम वॉलंटरी सर्विसेज ज्वाइन करोगे? बिंदास जाएंगे सर, जाना चाहिए, वो जाना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, इट इज नॉट अ मैंडेटरी कंप्लायंस वैल्यू, इट इज मियरली अ रिमाइंडर। बात सबको समझ में आई या नहीं? तो इसके लिए आपने कोई लॉ नहीं बनाया, लॉ वो नहीं बनाया, ये सिर्फ तुम्हारे अंदर की आवाज है। जाओगे तो देश के काम आओगे, वरना कुछ नहीं। तो ये सोशल वर्क, एजुकेशन, ये सब कुछ करना, और ये सिर्फ लड़ने के लिए नहीं होता। तुम किसी को वॉलंटरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो एज यूथ, हमारे पास जैसे एनसीसी होता है, या कोई एनजीओ में ज्वाइन करना है, डू समथिंग, यस। तो जो जहां है, जिस हाल में है, अपने देश के काम आ सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो हमारे पास हो गया सर, एक रेड, एक ब्लू, एक रेड, एक ब्लू। अगला कौन है? अगला है क्या? आर्टिकल 51 कैपिटल ए सब क्लॉज ई, टू प्रमोट हार्मनी and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities। तो हमारा देश में ना इतने रिलीजन्स है, इतनी लैंग्वेजेस है, लेकिन ये हमको एक लाइबिलिटी नहीं लगना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो नेहरू जी ने बोला था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ओके, ये बड़ा जरूरी है। और अगर सर कोई हमारे बीच में जहर घोलने की कोशिश करे तो हाँ, छोड़ेंगे नहीं सर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसके लिए हमने बहुत सारे लॉज बनाए हुए, फिर तुमको जेल जाना पड़ेगा। ओके, कैसे लॉज सर? जैसे सेक्शन 153 ए ऑफ इंडियन पिनल कोड है, अगर ये तुमने सुना होगा, हेट स्पीच बड़ा फेमस हो गया, बड़ा। हाँ सर, अगर तुमने कुछ ऐसा बोला या ऐसा कुछ किया और कि जिसकी वजह से there will be enmity between people on the basis of religion, race, place of birth, residence, language, etc. अपन तुमको छोड़ेगा नहीं। Are you understanding this or not? सबको समझना है। तो ना वर्ड्स यूज करो, ना ऐसे लिखो, ना विजिबल रिप्रेजेंटेशन, वरना हम तुमको पनिश करेंगे। ऐसे ही और भी लॉज है। सेक्शन 295 ये बड़ा फेमस हो गया बीच में आजकल, बिकॉज अगर तुम किसी के भी प्लेस ऑफ वर्शिप को डिफाइल करोगे, इंजर करोगे विद एन इंटेंट टू इंसल्ट द रिलीजन, तुम्हें याद हो गया होगा, हमारा सेक्युलरिज्म याद आ रहा होगा, वॉचफुल एम्बिवेलेंस। मेरी आंखें सिर्फ तब तक बंद है जब तक तुम किसी और के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करोगे। अगर तुमने किया तो सेक्शन 295 एंड 295 ए में अपन तुमको पनिश करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? प्यार से रहो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझना है। सर ये आप गाना बड़े प्यार से गा रहे हो बेटा, प्यार से नहीं गा रहा हूँ, प्यार से समझा रही हूँ, ओके, मान जाओ, नहीं तो लाल कलर का है ये। ओके, ये सिर्फ रिमाइंडर नहीं है। अच्छा, हमको लगा आप गाना गा रहे हो, तो ऐसा लग रहा हो कि सब प्यार से मानेंगे। मान जाओ तो ठीक है, नहीं मान जाओ तो हमारे पास है मैंडेटरी कंप्लायंस वाली। सबको समझ में आया या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस ऑल? पल्ले पड़ा या नहीं? अरे बाबा, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ सर। तो ये 2-3 लॉज ना थोड़े बहुत याद भी रख लो, ये बड़े फेमस होते हैं आजकल, रोज न्यूज़पेपर में आते भी है। सेक्शन 153 ए हेट स्पीच, सेक्शन 295 एंड 295 ए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? मधुसूदन बता रहा है सर, हेट स्पीच रिसेंटली न्यूज़ है, आजकल तो बहुत ही न्यूज़ में आता है ये सब। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इतना तुम्हें मालूम भी होना चाहिए, कल सर हम आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, है ना? हाँ, तो हमको मालूम भी होना चाहिए। लेकिन ये वाला पार्ट खत्म नहीं हुआ है। क्यों सर? क्योंकि ये तुमने पूरा सेक्शन पढ़ा नहीं। यहाँ लिखा है टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, इसमें सेकंड लाइन दी है। हाँ सर, ये भी बड़े शर्म की बात है सर। इस देश में जहां पर हम लोग
द फीमेल फॉर्म की प्रार्थना करते हैं, ओके, हम व्रत रखते हैं, ओके, उस देश में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि विमेन के अगेंस्ट ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं विच इज डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ विमेन। वो हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ डाउरी हो, इन द फॉर्म ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस हो, वो इन द फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस हो, क्रूएल्टी हो। अपन को ये जमता नहीं है सर, नहीं जमता, कोई बात नहीं, अपन लॉ बनाएगा। क्या बात कर रहे हो? तो हमने बहुत सारे लॉज बनाए जो विमेन को इस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ विमेन कोई भी अगर प्रैक्टिस करेगा हम उसको छोड़ेगा नहीं। तो जैसे इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, ये हम लोगों ने पढ़ाया हुआ था, तुमको याद आया होगा, आर्टिकल 23 में आया था। कोई भी अगर फोर्स प्रोस्टिट्यूशन या ब्रॉदल में कराएगा तो ये उसमें होगा। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट, कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, पॉश एक्ट जैसे बोला जाता है जो मी टू कैंपेन में आया था, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट, और बहुत सारे क्रिमिनल लॉज जिसमें ऑब्वियसली सेक्शन 376 रेप एटसेट्रा, सेक्शन 354 सेक्सुअल मोलेस्टेशन, ये सारे के सारे रिमाइंडर्स तो नहीं लग रहे सर, रिमाइंडर्स नहीं है बेटा, ये मैंडेटरी कंप्लायंस वैल्यू है। वो देश बड़ा ही बेकार देश होना होगा जहां पर उनके विमेन को रिस्पेक्ट ना मिले। सो हम ये होने नहीं देंगे और उसके लिए हमने बनाया है मैंडेटरी कंप्लायंस वैल्यू के बहुत सारे लॉस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? पल्ले पड़ा या नहीं? तो ये थोड़े बहुत लॉस याद कर लो, ये तुम्हारे काम आएंगे। जब मैं ये पहले पढ़ाता था ना तो लोगों को लगता था ये तो कभी पूछा ही नहीं जाएगा, अब पूछे जाने लग गए। ओके, अब दे स्टार्टेड आस्किंग मेनी ऑफ दीस क्वेश्चंस, तो इनको पढ़ लो। ओके, सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रही? एवरीवन, सर रेड के बाद ब्लू, रेड के बाद ब्लू, फिर रेड के बाद ब्लू। ओके, अब क्या है, फिर से आएगा ब्लू। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज आर्टिकल 51 कैपिटल ए सब क्लॉज एफ। सर ये ब्लू है। सो मैंने आज सुबह भी यही बात बोली थी कि हमारी बड़ी एंशियंट हेरिटेज है, हमें उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन अगर उसको हमने रिस्पेक्ट नहीं किया तो धीरे 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 वो खत्म हो जाएगा, हमें पता ही नहीं। तो मैंने आज सुबह भी बताया था, तुम यूरोपियन कंट्रीज में जाओगे या कोई नई नवेली कंट्रीज में जाओगे तो वहां पे 50 साल वाले को भी हेरिटेज मान लेते हैं। हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी ऐसी जगह है जिनको अभी तक डेट भी नहीं कर पाए कि पता नहीं कितना पुराना है, टाइम हैज कंप्लीटली, तो वे द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। लेकिन उसको सर हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें वैल्यू करना चाहिए, हाँ उसको वैल्यू करना चाहिए। यहाँ पर उस वैल्यू को सर, पर हमें तो हिस्ट्री मालूम ही नहीं सर, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं कि कौन सा कहां पर हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है। कोशिश करो पता करेंगे सर, अगर कोशिश ना करें तो जेल में तो नहीं डाल दोगे? नहीं नहीं नहीं, जेल में नहीं डालेंगे, ये मियरली रिमाइंडर्स है। तो जाओ देश में घूमो, तो लोग यूरोप घूमने जाते हैं, चित्तौड़गढ़ घूम के आओ, क्या देख कर ओके सर, हम ना यूरोप जाएगा बेटा, इंडिया को घूम लिया ना तो यूरोप अजीब सा लगेगा, आई यू अंडरस्टैंड? लेकिन हमने सर दिल्ली में रहकर कुतुब मीनार नहीं देखा, बड़े शर्म की बात है, आई यू अंडरस्टैंड? सो ऐसे बहुत सारे ऐसे बदकिस्मत लोग हैं इस देश में जो लोगों ने इंडिया के ही मॉन्यूमेंट्स को नहीं देखा हुआ। सर रिमाइंडर दो सर, हाँ रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर करे, कोशिश करेंगे सर, कोशिश करेंगे। हाँ बेटा ये रिमाइंडर है, इसके पीछे कोई मैंडेटरी कंप्लायंस वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम तुमको जेल में डाल देंगे। ओके, सो जेल में नहीं डालेंगे, बट ये रिमाइंडर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? सो वैल्यू करो, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? पल्ले पड़ रही है या नहीं पल्ले पड़ा? एकदम समझ में आ रहा है सर। सर नेक्स्ट, नेक्स्ट है सर 7th वाला, कौन सा सर? 7th, Article 51 capital A subclause G, to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife and to have compassion for living creatures। सर हम ना पहले जब छोटे थे ना तो हमको लगता था ये है हम और ये है हमारा एनवायरनमेंट, स्कूल में तो ऐसे ही पढ़ाते थे बेटा, हम और एनवायरनमेंट एक साथ ही है। ओके, हम ही अपना एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट ही हम है, और आज हमको रियलाइज होने लग गया है। ओके, तो अगर हमने इस एनवायरनमेंट को ऐसे बर्बाद होने दिया तो सब खत्म हो जाएगा, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे लेक्स है, रिवर्स है और वाइल्ड लाइफ है। और नादान परिंदों, इन द क्वेस्ट फॉर डेवलपमेंट तुम अपने ही उसी डाल को काट रहे हो जिसके ऊपर तुम बैठे हुए हो। तो हम लोगों ने आर्टिकल 51 कैपिटल ए सब क्लॉज जी बनाया, थोड़ा बहुत तुम्हें याद आया होगा, डीकेएसपी से भी रिलेटेड है, जहां पर आर्टिकल 48 बनाया गया था और वो आर्टिकल 48 ए एनवायरमेंट के लिए हुआ था। हाँ सर, तो तुम्हें याद है वो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से आया था, और फंडामेंटल ड्यूटीज भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से आया। कनेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ? बिल्कुल सही बात है। तो सर अगर मैंने एनवायरनमेंट की रिस्पेक्ट नहीं करी, मैंने जंगल काट दिए, मैंने नदियों में पोल्यूटेंट्स बना दिया, ओके, या मैं शिकार पे चला गया, तो बेटा बहुत बुरा होगा, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। बहुत सारे लॉज बनाए गए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, ये बहुत बड़ा अम्ब्रेला एक्ट है, इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। ओके, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, दुनिया भर के लॉज है, बहुत ही डेंजरस अम्ब्रेला लॉज है, कोशिश भी मत करना कहीं जाने की इसके खिलाफ, बहुत से आपके पड़ेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और इसके साथ एनजीटी भी है, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स एक्ट ऑफ 2010, ऐसे बहुत सारे हमने लॉज बनाए, गलती से भी खिलाफ मत जाना, इसको रिमाइंडर मत समझ लेना। ओके,
वैसे ही है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, जो कि वाइल्ड लाइफ के खिलाफ डैमेज करना या हंटिंग करना ये सब मना करता है। भाई से पूछ लेना, बहुत भारी पड़ता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? पल्ले पड़ा या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आ गया? यस और नो? ओके सर, ऑलराइट सर, ऑलराइट, आगे चलते हैं। सर इसमें एक चीज और लिखी हुई है। क्या सर? इसमें लिखा है सर टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। हाँ, ये भी बड़ा जरूरी है। तो जरूरी नहीं सिर्फ हंटिंग ही लिविंग क्रीचर्स के खिलाफ है। सर जब मैं छोटा था ना, तो हमारी गलियों में ऐसे आते थे, तो बेचारे ना बंदरों को लेकर आते थे। वो बंदरों के साथ मदारी, वो बेचारे उसको भगा रहा है, इधर कर रहा है, उधर कर रहा है। सांप को भी लेकर आते थे बेटा, कोबरास को लेकर आते थे, और उस बेचारे के साथ दुनिया भर के ड्रामा कराते थे, नेवले से लड़वाते थे, भालू लेकर आते थे। फिर और मेडिकल कॉलेजेस में ओए होए तबाही है। मेडिकल कॉलेज में लेकर जाते हैं हम लोग को डॉक्टर्स बनाने के लिए। हमको बोलते तुमको मालूम है क्या, एसिटाइलकोलिन देंगी ना तो धीरे धीरे हार्ट रेट कम हो जाएगा, और हार्ट रेट कम हो जाएगा ना तो फिर बंदा मर जाएगा। मैंने कहा चलो रट लेते। बोले रटेंगे नहीं, हम एक डॉग को लेकर आए हैं। एक बेचारे स्ट्रे डॉग को लाते थे, उसको ऐसा बांध देते थे और उसको एसिटाइलकोलिन देते थे। फिर हमको ऐसे देते थे, देखो इसका हार्ट रेट कम हुआ कम हुआ कम हुआ, और ये मर गया। मैंने कहा तुम पागल तो नहीं? एक बेचारा नोनू सा डॉग को तुमने मार दिया, ये तो रट के भी हो जाता था। ओके। फिर मनिका गांधी मैडम गुस्से में आई। मनिका गांधी मैडम ने बोला, शी इज अ वेरी फेमस एक्टिविस्ट, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट। उन्होंने बोला ये सब ड्रामा बंद करो यार, ये सब तो पता चल गया एसिटाइलकोलिन, बेचारे उस डॉग की क्रूएल्टी क्यों। तो सिर्फ इतनी सी बात पता करने के लिए कितने सारे डॉग्स मार दिए जाते थे, एंड बहुत सारे डायसेक्शन में हो जाता था। हमने बोला ये सब नहीं अलाउड होगा, और अगर ऐसा किसी ने किया तो हमने लॉज बनाए, एंड देयर आर मेनी लॉज लाइक दिस, लाइक द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, जिसे पोका बोला जाता है। सो इनफैक्ट इस लेवल तक भी आ गया है कि पेट शॉप्स को भी बोला गया है कि तुम भी एनिमल क्रूएल्टी ना करो। एक बड़ा फेमस हुआ था जल्लीकट्टू इंसिडेंट। Okay, the Jallikattu was considered to be prevention of cruelty to animals. Are you understanding this or not? Okay, सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? पल्ले पड़ गया या नहीं पल्ले पड़ा? सर सबको समझ आ गया? Everyone has understood this part. बहुत बढ़िया सर, आगे चलते, आगे देखते सर। ऑलराइट, और अब क्या आएगा सर? एक बार रेड, फिर ब्लू, फिर रेड, फिर ब्लू, फिर रेड, फिर ब्लू। ऑलराइट, सो ये है आर्टिकल 51 कैपिटल ए सब क्लॉज एच। ओके, द 8th फंडामेंटल ड्यूटी, ये सब ब्लू कलर में है। इसका मतलब है ये केवल रिमाइंडर है, इसमें कोई मैंडेटरी कंप्लायंस वैल्यू नहीं है, ये पॉजिटिव इन नेचर है, इट इज नॉट पनिशेबल बाय लॉ। तो मैं ये हर में रिपीट कर रहा हूं, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो तुमको अब सपने में भी यही आएगा, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ये बड़ा जरूरी है। क्यों सर? ये तुम लोग है ना बहुत बार देखोगे, जैसे चंद्रयान, मंगलयान, ये जब ऐसा रिलीज हो रहा होगा ना, तो न्यूज वाले है ना इसके बारे में बड़ी बात कर रहे होते हैं। क्या बात कर रहे होते हैं? कि ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान भी होना चाहिए। यू अंडरस्टैंड? सो ये बड़ा जरूरी है कि हमारे में साइंटिफिक टेम्पर हो, राइट? और ये जो साइंटिफिक टेम्पर हो, हम हर चीज को रैशनली देखें और समझने की कोशिश करें। ओके, तो इंडिया डेवलप करेगा, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होगी, साइंटिस्ट में डेवलपमेंट होगी। सर इसके पीछे कोई लॉ है क्या? लॉ नहीं है बेटा, रिमाइंडर है। होना चाहिए ना, ऐसा ही होना चाहिए। इस देश में विज्ञान कितना पहले से था, सुश्रुत के टाइम से सर्जरी चल रही है। ओके, आर्यभट्ट है हमारे पास, लेकिन हमारे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। क्यों? हम तो सर घर से बाहर जा रहे होते हैं, हम जा रहे होते हैं, हमको सामने बिल्ली आ जाती है, हम तो वापस आ जाते हैं। हाँ, हम वापस आ जाते हैं। हाँ, हमारे यहाँ बिल्ली भैया बिल्ली आप नहीं जाएंगे, तो भाई बिल्ली से क्यों? सर बिल्ली रास्ता काट गई, अब कुछ ना कुछ अपशगुन होगा। बेटा तेरे साथ होगा कि बिल्ली के साथ होगा? सर ऐसी कैसे बातें करते हो? बिल्ली है ना सर, तो बेटा यही मना है। अंधविश्वास is something that you should not be going towards according to Article 51 capital A subclause H. इंक्वायरी देखो कि बिल्ली का रास्ता काटने से बेचारी बिल्ली का नुकसान हुआ है कि तुम्हारा नुकसान हो। तो हम वकील लोग तो बोलते हैं यार, जब भी हम जा रहे होते हैं हमारे बिल्ली का रास्ता काट जाता है, तो बिल्ली को बेचारी को मदद करो, बेचारे ने हमारा रास्ता काटा। यू अंडरस्टैंड? सो हैव दैट साइंटिफिक टेम्पर। आज भी 21st सेंचुरी में लोग सोलर एक्लिप्स देखने से डरते हैं, लूनर एक्लिप्स देखने से डरते हैं। अरे बाबा आंखें प्रोटेक्ट करो, देखो यार कुदरत का इतना बड़ा करिश्मा है। सर अगर नहीं करे तो नहीं करे तो ना करो, ओके, क्या फर्क पड़ सकता है? ये मियरली एक रिमाइंडर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? समझ लो कि नहीं समझ लो? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट? पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा? ठीक है सर, अगली बार बिल्ली आएगी ना तो अपन फिर भी घर से जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके सर, ओके सर, पल्ले पड़ गया? यस सर, ओके सर। सर अगला बताओ सर। वेरी गुड मधु, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। ऑलराइट सर, आगे क्या है सर? आगे है सर
सर रेड के बाद ब्लू, ब्लू के बाद रेड। अच्छा, तो रेड के बाद आया आर्टिकल 51 कैपिटल ए सब क्लॉज आई। सब 51 कैपिटल ए सब क्लॉज आई बोलते हैं दैट यू मस्ट अब्ज्योर वायलेंस। क्या है सर? टू अब्ज्योर वायलेंस। ये क्या है सर? व्हाट डू यू मीन बाय अब्ज्योर वायलेंस? तो वायलेंस मत करो। हाँ सर, ये बात सही है। तो अगर हमने किया तो जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। आपने लॉ बनाया बेटा, पूरा इंडियन पिनल कोड इसी से भरा हुआ है। चाहे तुम राइटिंग करो, ओके, ये आजकल बड़ा कॉमन हो गया, तो सेक्शन 146 इंडियन पिनल कोड यूज करेंगे। दंगे फसाद करोगे, अनलॉफुल असेंबली करोगे, ओके, अपन तुमको छोड़ेगा नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो सेक्शन 146 में राइटिंग डिफाइंड है, सेक्शन 147 में उसको पनिशमेंट है, 2 साल तक की सजा मिल सकती है। और ऐसे ही सर, ये तो मास पे होता है ना, अगर इंडिविजुअल भी करोगे सेक्शन 302, सर वही वाला जो बॉलीवुड में बोलते हैं, हाँ दफा 300 तो ताज़ीरात हिंद, तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है। ओ ऐसे बहुत सारे, तो 307, 324 बहुत सारे पड़े हुए, भर भर के रखे हुए ऐसे ऑफेंसेस। आप उनको इंश्योर करना है कि वायलेंस नहीं करना है, शांति से घर पे बैठो। सर ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर दिख रहा है लाल रंग में। अच्छा, पनिशेबल ऑफेंस है, गलती से कर मत बैठना। ओके, मैंडेटरी कंप्लायंस वैल्यू है, फिर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ जाएगी और मैं 3.2% से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दूंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ गया है या नहीं? पल्ले पड़ गया या नहीं पल्ले पड़ा? यस सर, everyone has understood this one. So रेड के बाद ब्लू, रेड के बाद ब्लू, रेड के बाद ब्लू, रेड के बाद ब्लू। Are you understanding this one? Okay. So last is Article 51 capital A सब clause J। तो इसकी लैंग्वेज पढ़ लो, तो कोइंसिडेंटली नहीं आया वो, सो इसकी लैंग्वेज पढ़नी जरूरी भी है और तुम्हें याद भी रहनी चाहिए। 51 capital A सब clause बोलता है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievements। तो हम लोग है ना, ऐसा मेरे को बड़ा एतराज है क्योंकि मैं वर्ड्स को बड़े ध्यान से, और मेरा लिए वर्ड्स बड़ा मैटर करते हैं। तो जब हम लोग बोलते हैं ना कि इंडिया ने ओलंपिक में मेडल जीता, ये बोलते हमें इतनी खुशी होती है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि एक्चुअली एक इंडियन ने ओलंपिक में मेडल जीता और उसकी वजह से इंडिया का नाम हुआ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो एक इंडियन वेंट ऑन एंड स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस ताकि इंडिया का नाम हो। तो सचिन तेंदुलकर ने सिर्फ अपने लिए सेंचुरी नहीं बनाई, इस देश का नाम ऊंचा किया। ओके, दिस इज हाउ यू हैव टू इंश्योर। अगर हम सब लोग अपने अपने लाइफ में एक्सेलेंट करेंगे तो सिर्फ हमारा ही भला नहीं होगा, इस देश का भी भला होगा। सो चाहे तुम नोबेल प्राइज विनर्स हो, चाहे तुम्हें ऐसे ट्रॉफी उठा रहे हो, ये इंडिया के लिए, ये टीम इंडिया है। तो अगर हम सब लोग अपनी अपनी लाइफ में एक्सेलेंट होंगे तो हमारे साथ साथ हमारे देश का नाम होगा, और फिर हम बड़े चौड़े होकर बोलेंगे इंडिया हैज वन, इंडिया इज नंबर 1। तो सर ये करना, सर ये सर लॉ है क्या इसके पीछे? लॉ नहीं है बेटा, इसके पीछे कोई मैंडेटरी कंप्लायंस वाली नहीं, ये रिमाइंडर है। ओके, अगर ये लॉ होता ना तो 99% इंडिया जेल में होता। क्यों? नलायक लोग, आधे से ज्यादा लोग तो कुछ करना नहीं चाहते। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो उनको बोलो एक्सीलेंट बनो तो वो एक्सीलेंट बनने की तैयारी नहीं है। उनको बोलो सब्जेक्ट ठीक से पढ़ो तो वो रटने की कोशिश करते हैं। उन्हें बोलो रटो तो वो स्पैमिंग करने की कोशिश है। आधा देश तो सर इंस्टाग्राम पे फोटोज अपलोड कर रहा है। ओके, तो फिर आगे क्या करेगा? वही वाली बात है। इसलिए ये रिमाइंडर है कि प्लीज बिकम बेस्ट फॉर इंडिया। सो कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में? एवरीवन। सो ये सारे के सारे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज है, हमको सारे के सारे याद हो गए। आर यू अंडरस्टैंड? याद कैसे हो गए सर? कुछ भी बोलो सर, याद थोड़ा ना हो जाता है, इतने सारे याद होने चाहिए। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर? सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हमारा फ्लैग, झंडा ऊंचा रहे हमारा। यस और नो? हमारा झंडा ऊंचा रहे, यस और नो? बहुत ही बढ़िया सर। सो सबसे आगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, लेक्स रेक्स, सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, इसीलिए ये सबसे पहले। यस और नो? सबको समझ में आ गया? हाँ सर। फिर बी, to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom। चाहे वो बापू ने बोला हो, अच्छा हो, चाहे वो भगत सिंह ने बोला हो, अच्छा, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोला हो। बी से, बी याद रखो। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? सर, टू अपहोल्ड सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये 3 है सर, 3।
सॉवरेनिटी यूनिटी इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, SUI, सुई, सुई 3 है, सुई, सी। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सो थर्ड वाला याद रहेगा एज सॉवरेनिटी यूनिटी इंटेग्रिटी, ये 3 है, जिसको हिंदी में लिखोगे सुई, हिंदी में लिखोगे सी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? याद रहेगा या नहीं याद रहेगा? वेरी गुड सर। आगे, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, डी से डी याद रखना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं याद आ रहा है? सर जब पांडव थे ना सर, पांडवों के बीच में पांडवों ने 100 कौरवों को हरा दिया, क्योंकि उनके बीच में हार्मनी थी। 5 उंगलियां मुट्ठी बनते हैं, 5 पांडव बड़े पावरफुल होते हैं, 5 लोगों के बीच में हार्मनी होनी बड़ी जरूरी है। और पांडवों ने सारी लड़ाई इसलिए लड़ी थी क्योंकि द्रौपदी की डिग्निटी पे सवाल आया था। ओके, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा सर? और वो हम दोबारा होने नहीं देंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? अभी के लिए एफ को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो। सर 7 रंग, हाय हाय, क्या इंद्रधनुष में 7 रंग? मेरे को स्कूल से आता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। मेरे को पहले से मालूम था। सर आपने देखा है रेनबो? मेरे घर के बाहर रोज आता है। अच्छा, रेनबो से एनवायरनमेंट बड़ा सुंदर लगता है। हाय हाय, 7 रंग, ओए ओए। 7th फंडामेंटल ड्यूटी, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर आपको न्यूमेरोलॉजी आती है? आपने कभी देखी है सर मूवी देखी है, हॉरर मूवी? हाँ, जो भी उसमें से जादू टोना होता है ना सर, वो ऐसा 8 नंबर बनाते हैं। तुमने देखा कभी ऐसा? ऐसा होता है, ओ बूढ़ा है, वो बूढ़ा है, वो बूढ़ा बूढ़ा। 8 न्यूमेरोलॉजी में ऑकल्ट नंबर कहलाता है। हाँ सर, यहाँ से भी 8, यहाँ से भी 8, यहाँ से भी 8, यहाँ से। सर ये अंधविश्वास की बातें मत किया करो। नहीं करो? हाँ, नहीं करता। 8th फंडामेंटल ड्यूटी। ओके, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। सर बहुत ही टेंशन की सिचुएशन है सर, बहुत ही टेंशन है। आजकल बड़ी वायलेंस हो रही है। नॉन वायलेंस होनी चाहिए, नॉन वायलेंस। ओके, नॉन वायलेंस। ओके, नॉन वायलेंस होते हैं ना सर, तो नॉन वायलेंस जो है उसके लिए शांति प्रक्रिया करनी चाहिए। शांति का हवन पाठ, शांति पाठ। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकर भवन्तु, सर्वे ग्रह शांतिकर भवन्तु। 9 ग्रहों की प्रार्थना करो सर। 9th फंडामेंटल ड्यूटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस। सर मेरे एक्सीलेंट मार्क्स आए 10 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10। 10th फंडामेंटल ड्यूटी। बात समझ में आई या नहीं? जो बच गया वो 6th है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? पल्ले पड़ा या नहीं? Everyone has understood this or not? सबको समझ में आया या नहीं आया? तो सर अब तुम नहीं बोलोगे सर, एकदम क्लियर है। सो ए होगा नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम वाला, बी होगा बापू से याद रख लेना, नोबल आइडियल, सी सुई से याद रख लेना, डी डिफेंड, ई इज हार्मनी, एफ हेरिटेज है उसको अलग से याद रख लेना, जी 7th वाला है यानी कि एनवायरमेंट से याद रख लेना, 8th ऑकल्ट नंबर है उसको ह्यूमैनिज्म से याद रख लेना, आई नॉन वायलेंस से याद रख लेना, नवग्रह प्रार्थना से, और 10th will be 10 out of 10 excellence. Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा या नहीं? Everyone has understood this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रही? पल्ले पड़ा नहीं पल्ले पड़ा? सर एक ये वाला जो रूल है ना सर, हाँ ये वाला रूल सबको समझ में आ गया? Everyone is understanding this? yes or no? ये वाला रूल ना सर 11th फंडामेंटल ड्यूटी पे नहीं चलेगा। हाँ 11th पे नहीं चलेगा। Are you understanding this part? ये 11th फंडामेंटल ड्यूटी पे नहीं चलेगा। So 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। सर आपने ना लाल डाला ना नीला डाला, इसको तो आपने काला बना दिया। वो इसलिए क्योंकि ये मेरे फॉर्मूला के अनुसार नहीं, ये मैडम इंदिरा गांधी ने नहीं बनाया। Are you understanding? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑड है, लेकिन इसके पीछे कोई मैंडेटरी कंप्लायंस वैल्यू नहीं है, क्योंकि 11th फंडामेंटल ड्यूटी फिर से एक केवल रिमाइंडर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सर ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट। एक्सेप्शन है ही नहीं क्योंकि ये मैडम ने तो बनाया नहीं था। इसमें लिखा whoever is a parent or guardian to provide opportunities for child education to his child between 6 to 14 years of age। तो ये एक सिटीजन पर एक ड्यूटी डाल दी गई है। क्या ड्यूटी डाल दी गई है? कि यार अगर तुम्हारा बच्चा है 6 to 14 years of age का, तो उसकी एजुकेशन का ख्याल रखना। ठीक है सर, तो ये अगर तुमने नहीं ध्यान रखा तो नहीं ध्यान रखा तो नहीं ध्यान रखा, ओके रिमाइंडर है। अच्छा समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस। तो ये 11th है लेकिन ये रिमाइंडर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? एवरीवन हैज अंडरस्टूड।
सो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आर्टिकल 51 कैपिटल ए में एक अमेंडमेंट डाल दिया गया था, whoever is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child as the case may be between 6 to 14 years of age. पल्ले पड़ गया या नहीं, तो पता भी नहीं चला और हमारे सारे फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए, we done it. Are you understanding this one? सर मेरे को ना बड़ा मजा आ रहा है, क्या हो गया सर? ओके, सो इसको कहते हैं 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन। इसके बाद तुम्हें फंडामेंटल ड्यूटी शायद पढ़नी भी ना पड़े, ओके, तो तुम्हें जिंदगी में शायद कभी इसको पढ़ना भी ना पड़े और एक ही बार में याद हो गया। ओके, तो मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, क्या सर? मेरी दोस्त थी कि बुलाए लो, मुझे हाथ उठा के दुआएं दो, मैंने तुमको आईएएस बना दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो आज हमारे साथ एक बड़ी खुशी की न्यूज ये भी है, ओके, आज हमारी खुशी की न्यूज भी है कि आज मैंने वैसे टेलीग्राम पे उनका मैसेज भी डाला है, आज हमारा एक स्टूडेंट है, वो मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्रैक कर गया, इज बिकम अ जज, so it is a huge thing, so that's a very important thing, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। so ऐसे concerned and powerful future of India बनेगा, and that is very very important, so बहुत बढ़िया सर। सर एक आइडिया है सर, ग्रेट जामे, अपनी तबीयत का भी ख्याल रखो सब लोग, ओके, ऑलराइट सर। सर एक बात है, क्या सर? सर फंडामेंटल ड्यूटीज अच्छी होती है क्या? यार अच्छी होती है, अच्छी मतलब क्या है? अच्छा है, कभी कभी रिमाइंडर्स की जरूरत भी पड़ती है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो कभी कभी तो रिमाइंडर्स की जरूरत है, आदमी भूल जाता है, ओके। जैसे मेरे पापा मेरे को बोल देते हैं, तो मेरे पापा हर 15वें दिन आके ना थप्पड़ मार देते थे। मैंने कहा पापा क्या हुआ थप्पड़ मार? बोले ऐसे प्यार से रिमाइंडर दे रहा हूँ कि तू अच्छा बच्चा बने रहे। मैंने कहा ये क्या बात हुई पापा? बोले नहीं बेटा, कभी कभी रिमाइंडर की जरूरत पड़ती है, ओके। तो मैंने कहा मैं तो ऐसे भी अच्छा बच्चा हूँ, मैं भोला सा हूँ, हम्बल बॉय हूँ, तो बीबा बॉय। तो बोले ना, फिर भी एक रिमाइंडर की जरूरत होती है, बट फंडामेंटल ड्यूटीज एज रिमाइंडर्स अच्छी बात है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल भी है। मिनर्वा मिल्स केस ऑफ 1980 में इसको कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल दिया। फिर अपन को बहुत अच्छा आइडिया है, अपन ने बोला ये सारी चीजें रिमाइंडर्स होनी चाहिए, ओके। तो हमने बनाई व्हाट इज कॉल्ड एज जस्टिस वर्मा कमेटी। 1997 में जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन आई और उन्होंने प्रपोज किया कि कुछ नई फंडामेंटल ड्यूटीज भी डाली जा सकती है। क्रूशल वर्ड है प्रपोज है ये, क्या है सर? प्रपोज है ये। अभी ये रिकमेंडेटरी स्टेज पे है, अभी तक 11 ही फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो मैंने जस्टिस वर्मा को बोला, मैंने कहा सर आप कौन सी कमिटीज, कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज प्रपोज करें? तो बोले सबसे पहले ये होनी चाहिए कि ड्यूटी टू पे टैक्स, ओके। सर ये ड्यूटी है? हाँ, अरे बड़ी जरूरी। चाइना कंट्री में जहां पे फंडामेंटल ड्यूटी है, वहां पे ड्यूटी टू पे टैक्स उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने भी ये प्रपोज किया था कि ड्यूटी टू पे टैक्स होना चाहिए, लेकिन तब नहीं माना गया। लेकिन आजकल ऐसा ख्याल आ रहा है जस्टिस वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन कि ड्यूटी टू पे टैक्स को भी फंडामेंटल ड्यूटी मान लिया जाए। सर इससे क्या फायदा होगा? बेटा बड़ा फायदा होगा। तो हमारी है ना शेयर्ड डेस्टिनी होती है। क्या होती है मेरे बच्चे? शेयर्ड डेस्टिनी। तो एक दिन मेरा फ्रेंड आया मेरे पास, अच्छा मेरा बड़ा पुराना फ्रेंड है, तो मैंने पता है, बोला सिद्धार्थ मुझे मुबारक कर। मैंने कहा क्यों? बोला मैंने एक बड़ी मेजर कोठी बनाई है, 2000 गज की कोठी है। मैंने कहा क्या बात कर रहा है? बोला यस 2000, पूरी गली में है ना सिद्धार्थ छोटे छोटे घर है, छोटे छोटे, खाने को पैसा नहीं है लोगों के पास, खाने को पैसे नहीं है सिद्धार्थ, किसी का रात को खाना नहीं, किसी को दिन में खाना नहीं, मेरे पास 2000 गज की कोठी है। मैंने कहा बेटा मुबारकबाद मत कर, क्या तू बहुत डेंजरस एनवायरनमेंट में है। अगर तुम लोगों के हक मार के तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा रिसोर्सेस हो और सामने वाले के पास खाने को नहीं है ना बेटा, एक दिन उनकी पेट की आग तेरी बिल्डिंग की आग बनेगी। ओए होए बड़े शायराना बोलने वाला सर, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको ये बॉलीवुड डायलॉग लगा ना एकदम। हाँ सर, आर यू अंडरस्टैंडिंग? अरे सर एकदम, यार कोई इसको कॉपी पेस्ट कर ले यार, कहीं मेरे को ऐसा तो कुछ सुना दे, संजय लीला बंसाली को। ये सर बिल्कुल सर, बहुत ही बढ़िया सर। यार कोई मेरे को रॉयल्टी दे यार। नहीं सर रॉयल्टी ऐसे थोड़ा ना होता सर, जो मर्जी थोड़ा यूज होता है अच्छे से। सो कोई पिक्चर बनाएगा तो ये डायलॉग यूज कर देना और रॉयल्टी घर भिजवा देना। अच्छा सर वेरी गुड, अपने आप भिजवा देना शराफत से। तो ये होती है शेयर डेस्टिनी। तो अगर एक देश में बहुत सारे लोगों के पास, बहुत कम लोगों के पास, 2% लोगों के पास सारा पैसा है, बाकी लोगों के पास कम हो और खाने को नहीं है, तो रेवोल्यूशन हो जाता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन ऐसे हुआ है, रशियन रेवोल्यूशन ऐसे हुआ, हैव्स और हैव नॉट्स की लड़ाई होती है। अगर हम टैक्स देंगे तो ये जिनके पास ज्यादा पैसा होगा वो ज्यादा टैक्स देगा और वो टैक्स का पैसा उनके काम आ जाएगा जिनके पास कुछ भी नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रही? सो तब हमारी होती है शेयर्ड डेस्टिनी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हम अपने आप को अपने देश से, अपने सोसाइटी से अलग नहीं कर सकते। अगर देश में आंधी चलेगी तो दरवाजे तुम्हारे भी खटखटाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक और डायलॉग अच्छा है यार, हाँ सर एक के बाद एक डायलॉग आ रहा है, पीआर चोपड़ा को फोन किया जाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ओके सर, ओके ऑलराइट
सबको समझ में आ गया? यस सर। सो ये हो गया सर ड्यूटी टू पे टैक्सेस। ओके सर, फिर क्या है सर? तो एक बड़ा ही अजीब हादसा है सर। सर कहने को तो हम ना फ्रेटर्निटी बोलते हैं, फ्रेटर्निटी हम ना फैमिली है। फ्रेटर्निटी समझते हो? फ्रेटर्निटी मतलब फैमिली होते हैं, हम लोग भाई है, ब्रदरहुड है। और सर बोलने को हमारे यहाँ पे ब्रदरहुड है, लेकिन सर मैं बड़ा ट्रैजिक हो गया। अगर हमारे यहाँ पे सड़कों पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है ना, कोई गिरा होता है, तो लोग अजीब है सर, मतलब कोई उसकी मदद नहीं करता सर। ओके, कोई उसको हॉस्पिटल नहीं लेकर जाता, और अगर ले जाता है तो हॉस्पिटल में उसकी इतनी हैरेसमेंट होती है ना सर, उसको फीस देने के बिना ट्रीटमेंट नहीं होती, फिर उसके ऊपर पुलिस प्रोसीजर होता है। ये सब चीजें बड़ी ट्रेजेडी है सर। तो जस्टिस वर्मा कमेटी ने बोला ड्यूटी टू हेल्प अदर्स भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए। हाँ सर, ये बड़ी जरूरी है। अगर हम एक दूसरे को फैमिली बोलते हैं, भाई बोलते हैं, तो फिर यार एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा ही एक दिन हादसा हुआ, एंड एक मिस्टर परमानंद कटारा ने एक केस डाला इन 1989 सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला माय लॉर्ड कि अगर हम ड्यूटी टू हेल्प अदर्स की बात करते हैं, क्या हम फ्रेटर्निटी की बात करते हैं? हाँ, तो काय की फ्रेटर्निटी माय लॉर्ड? ओके, हम किसी की हेल्प नहीं करते, हॉस्पिटल लेकर जाते तो डॉक्टर्स हेल्प नहीं करते, डॉक्टर्स बोलते फीस दो, पुलिस बोलती है प्रोसीजर दो, करो। ये कैसा है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल सही बोल रहे हो, दिस वाज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस फाइल की। क्या फाइल की सर? डायरेक्शंस ये फाइल की कि आज के बाद किसी को भी अगर मेडिकल हेल्प चाहिए तो डॉक्टर्स फीस नहीं मांगेंगे, इमरजेंसी में फीस नहीं मांगी जाएगी, इमरजेंसी में प्रोसीजर का इंतजाम नहीं किया जाएगा, और अगर तुमने ये नहीं किया तो कोर्ट्स के कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स होंगे। सर हम मान जाएंगे सर, मान जाएंगे। ऑल्सो बहुत सारे स्टेट्स ने हेल्प करने के लिए, इस चीज को प्रमोट करने के लिए कि सिटीजन्स एक दूसरे की मदद करें, गुड सैमरिटन अवार्ड्स निकाले गए। ओके, जैसे कर्नाटका गवर्नमेंट ने गुड सैमरिटन अवार्ड्स निकाला है। अगर तुम इस तरह से किसी को हेल्प करोगे तो गवर्नमेंट तुम्हें रिकॉग्नाइज करेगी, रिवॉर्ड करेगी। इसी वजह से एक सेव अ लाइफ फाउंडेशन भी बना। ओके, ऑन द सेम थिंग, और देखो कितने लोगों की जान बचाई गई। और राइट, और इससे रोड सेफ्टी एंड एक्सेस टू इमरजेंसी मेडिकल केयर, दिल्ली गवर्नमेंट ने भी किया हुआ है, फरिश्ते प्रोग्राम बोलते हैं उसको। द आइडिया इज कि हमको ये प्रमोट करना चाहिए। दिस इज ड्यूटी टू हेल्प ईच अदर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये बड़ा ही ट्रेजेडी पार्ट है। इंडिया फर्स्ट गुड सैमरिटन बिल पास्ड इन कर्नाटका, और ये होना बड़ा जरूरी है कि इंडियंस इस चीज को रिकॉग्नाइज करें कि सिर्फ एक दूसरे को फ्रेटर्निटी फ्रेटर्निटी बोलने से कुछ नहीं होता, एक दूसरे के लिए खड़े रहा करो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा? सबको समझ में आया? ये सर, एवरीवन हैज अंडरस्टूड। सर एक और है, एक और, अब क्या है, एक और है, एक और जो है वो है, कहां गया? हाँ यार सर, ड्यूटी टू वोट। सर ये ना बड़ी अजीब सी बात है, ड्यूटी टू वोट क्या होता है? वोट तो हमारा राइट है ना सर। हाँ, नहीं वोट तो हमारा राइट है, लेकिन हमें ड्यूटी टू वोट क्यों होना चाहिए? तो ये समझने के लिए तुम्हें मैथ्स समझना पड़ेगा। नहीं सर प्लीज, मैथ्स नहीं समझेंगे, बाकी आप जो समझाना चाहेंगे। बेटा मेरे को मैथ्स बहुत अच्छा आता है। तो मैथ्स समझने से पहले तुमको ये बात समझना होगा कि डेमोक्रेसी जो है वो फ्री फेयर एंड रेगुलर इलेक्शंस पे डिपेंडेंट है। सब लोग चिल्ला के बोलेंगे क्या सर? फ्री फेयर एंड रेगुलर इलेक्शंस पे डिपेंडेंट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर फ्री फेयर और रेगुलर वोटिंग नहीं होगी ना, तो डेमोक्रेसी में जो सरकार चूज होगी ये ठीक सरकार नहीं चूज होगी। तो तुमने एक अजीब बात है, मैं तो बचपन से बड़ा सरप्राइज हूं इस बात पे। क्या सर? कि जिस दिन इलेक्शन डे होता है उस दिन सरकार हमको छुट्टी दे देती है। हाँ बोलते छुट्टी है, छुट्टी आज ना, लीव है, ओके छुट्टी है, और आज कोई काम नहीं करना पड़ेगा, हॉलीडे होगी तुम्हारी। और चाहे कोई भी नेता हो, चाहे वो एक्स पार्टी का हो चाहे बी पार्टी का हो, लास्ट लास्ट में ये बोलने लगते हैं बाहर आके कृपा करके वोट जरूर दीजिए। कभी लास्ट में तो वो ये भी बात बोलना छोड़ देते हैं कि हमको वोट दो या हमको वोट दो, वो बोलते हैं कि वोटिंग दो। ऑल्सो तुमको नोटिस होगा कि ऐसे फिल्म स्टार्स होंगे ना, वो ऐसे ऐसे उंगली पे वो जो इंक लगाते हैं ना वो दिखाते रहेंगे, ठीक है ना ऐसा। जैसे मैंने कहा भाई क्या है, क्या फिटे मुंह, होना क्या है यार, इतना क्या है यार, छुट्टी दे रहे हो, सब लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, न्यूज में आने लग जाता है कि कितना टर्न आउट पॉपुलेशन हुआ है, मतलब क्या पीछे पड़ गए। तो मैंने अपने मैथ्स के जीनियस को यूज किया और मुझे एक चीज पता चली, और ये तुम्हें बहुत बहुत कम लोग बताएंगे, तो प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड, ये शायद तुम लोग को कोई भी नहीं बताएगा। सो डेमोक्रेसी में फ्री फेयर और रेगुलर इलेक्शन, फ्री और फेयर इलेक्शन इन लार्ज नंबर्स होना जरूरी है। सोच के देखो, मैंने एक सुपर कंप्यूटर बनाया, सब लोग प्लीज ध्यान से सुनना, ओके। सपोज मैंने एक सुपर कंप्यूटर बनाया, और मैंने एक सुपर कंप्यूटर बनाया, और उस सुपर कंप्यूटर में मैंने सारा डेटा डाल दिया। ओए होए, अच्छा।
और मैंने 3 कैंडिडेट्स को रखा, ए, बी और सी, और मैं देखना चाहता हूं कि देश का प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। सर ये बहुत ही खतरनाक सुपर कंप्यूटर है, सारा डेटा इसने लिया, सारा डेटा, किसने कितना काम किया, कौन कितना पॉपुलर है, कौन कितना जीतेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। और सर इतना महंगा $1 बिलियन का सुपर कंप्यूटर ने इतनी मेहनत करके फाइनली चूज किया कि बी जीतेगा। बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्राइम मिनिस्टर। क्या बात कर रहे हो? यस सर, बताओ सर, आर यू अंडरस्टैंड? और आप लोग क्या कर रहे हो सर? सर फ्री और फेयर इलेक्शंस करेंगे लार्ज नंबर्स में। कौन वोटिंग करेगा? सर ये नादान परिंदे वोटिंग करेंगे। ओके, तो 90% इंडिया के वोटर्स नादान परिंदे, 90% या 99%, तुम लोग भी तो नादान परिंदे हो। तो अगर मैं तुमको पूछूं, सुभाष जरा पता ना सारे के सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का नाम, तो बोलेंगे सर मेरा गला खराब हो गया, रहने देता हूँ। ओके ओके, मैं श्रुति को बोलूं, श्रुति सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स का नाम पता? बोलेगी सर मेरे को थोड़ा सा टाइम है, मेरे को काम आया घर पे, देखो ये घंटी बजी, जरा मैं खोल के आती हूँ। किसी को नहीं पता होता कि क्या है एजेंडा, किसी को नहीं पता होता कि पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या है। सर आप समझते नहीं हो, हवा है हवा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जिसका मूड आ गया ना सर, उसके नाम पे अपन बटन दबा देता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस और नो? तो कितने कमाल की बात है कि मैंने उस दिन बोला भरद्वाज को कि भरद्वाज आईफोन खरीदेगा कि सैमसंग खरीदेगा, तो भरद्वाज ने 20 मिनट लिया सर, ये सर 2 घंटे 4 घंटे 4 दिन 5 दिन, फिर बोला सर मैंने पूरा रिसर्च कर लिया, मेरे ख्याल से आईफोन अच्छा है। और वोटिंग करने के लिए हम लोग हवा पे डिपेंडेंट होते हैं। यस और नो? यस और नो? यस सर। सर जिसका नाम आ गया आज है, ऐसे इनी मिनी माइनी मूवी नहीं करता, आपको बोलता है आज ऐसे जीते। लेकिन जो कमाल है ना माय फ्रेंड्स, जो कमाल है ना वो ये है, जो कमाल है ना बेटा ये, कि अगर फ्री फेयर इलेक्शंस हो, लार्ज नंबर्स में हो, और तुम सिर्फ हवा पर ही वोटिंग कर रहे हो, कमाल ये है कि तो भी तुम्हारा आंसर वही आएगा जो इस सुपर कंप्यूटर से आए। क्या बात कर, दिस इज द लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। अगर ये लार्ज नंबर्स में मैथमेटिकली, मुझे तो इतना मैथ्स आता नहीं है, ये वाला नहीं आता मेरे को, बाकी सारे आते हैं। अगर लार्ज नंबर्स में फ्री और फेयर इलेक्शन हो, तो इवन इफ एज एन इंडिविजुअल तुम लोग नादान परिंदे हो, लेकिन एज अ मास तुम सुपर कंप्यूटर बन जाते हो। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ बेटा, ये सबक मैंने भी सीखा बाद में। तो ये 2001 की फोटोग्राफ है, ये इत्तेफाक से मैं ही हूँ। और ये कौन बनेगा करोड़पति की फोटोग्राफ है। तो 2001 जनवरी 8 को मेरा सौभाग्य था कि मैं कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पे था विद द ग्रेट मिस्टर अमिताभ बच्चन। सो ये अमिताभ बच्चन तब स्टार प्लस पे आता था। सो इसमें एक मेरे को इसका एक बहुत बड़ा सबक मिल गया। सर क्या सबक मिला आपको? तो बेटा यहाँ पर ना, इधर इधर ऑडियंस बैठी होती है। ओके, तो मैंने ना 3,20,000 के क्वेश्चन तक पहुंच गया। फिर मेरे को बच्चन साहब ने बोला, सिद्धार्थ अगला क्वेश्चन जो है इसको अटेम्प्ट जरूर करिएगा, ओके, बिकॉज इसमें आपके पास खोने को कुछ नहीं है। मेरे पास लाइफलाइन थी। तो यहाँ पर ऑडियंस बैठी होती है ना, नॉर्मल ऑडियंस बैठी होती है, जैसे सड़क से भी उठा के किसी को भी बिठा देते हैं, बिकॉज ये ऐसे बिठा देते स्टूडियो में, किसी को भी बिठा देते, कोई इंटेलिजेंट जीनियस टेस्ट ऐसा कुछ नहीं होता, प्रीलिम्स। तो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया, ओके, और मेरे को वो क्वेश्चन नहीं आता था। तो मेरे को बच्चन साहब ने बोला, सिद्धार्थ जी आपके पास लाइफलाइन है, आप ऑडियंस पोल ले लीजिए। मैंने एक झटका उठाकर ऐसा चारों तरफ देखा, मैंने कहा यहाँ तो सारे नादान परिंदे ही बैठे हुए, मेरे को नहीं आता तो इनको क्या आएगा? हाँ, इनका तो आईक्यू ही नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और मैंने वो लाइफलाइन नहीं ली। ओ फिर क्या हुआ? फिर आज तो हिस्ट्री से मेरा गलत हो गया। लेकिन मेरे को बाद में ये रियलाइज हुआ कि मैंने लाइफलाइन ले लेनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि मैंने ये चीज रियलाइज की कि जब फ्री फेयर और लार्ज नंबर्स में वोटिंग होती है, आमतौर पे उनका आंसर राइट होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो डेमोक्रेसी का जादू है, डेमोक्रेसी का जादू है फ्री फेयर एंड लार्ज नंबर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? तो मुझे किसी ने पढ़ाया नहीं था ना, अगर मुझे किसी ने पढ़ाया होता तो मैं ले लेता ना। हाँ सर बिल्कुल सही बात। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो नेवर माइंड सर, होता है चलता है दुनिया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पार्टिसिपेट इन large numbers. Are you understanding this part? So you should have the duty to vote. Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? पल्ले पड़ गया या नहीं?
हाँ, मेरे को फिल्म ट्राई करना चाहिए था, बिल्कुल सही बात है। मैं अभी भी करूँगा, मेरा डायलॉग ले लेना और मेरे को हीरो बना देना। ओके, मैं रशिया से आऊँगा तुम्हारे लिए। हद हो गई है यार, रशिया से आओगे? ऑलराइट सर, ऑलराइट। थैंक यू वीरेंद्र, गॉड ब्लेस यू। और मैंने भी बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में हमें बड़ा प्रेडिक्टेबल पेपर आया। सो ग्रेट, वेरी नाइसली डन। और आगे चलते हैं। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस वन, सबको समझ में आया? सो एक बार ये सब थोड़े से आर्टिकल्स भी आए हुए हैं, ये भी पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना। कहां गया? ओके, सो कोरोना वायरस के टाइम पे आया था, बॉम्बे हाई कोर्ट आस्क्ड सिटीजंस टू रिमेंबर फंडामेंटल ड्यूटीज इन डिफिकल्ट टाइम्स. In this difficult time, we may remind ourselves that it is the fundamental duty of citizen to promote harmony and spirit of common brotherhood amongst all people. This is an immediate need of time. तो बहुत सारे लोगों के पास खाने को नहीं था उस टाइम पर, वर्कर्स का इमिग्रेशन चल रहा था. It is very very important. Okay, so it is very very important to be remember. Also an important part is कि हमें ड्यूटीज एंड राइट्स के बीच में रिलेशनशिप समझना चाहिए. So ये भी तुम पढ़ो. तो बीच में मोदी जी ने एक स्पीच दी थी और उसमें बोला था कि सिर्फ राइट्स की बात मत करो, योर फंडामेंटल ड्यूटीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट. तो वो भी तुम एक आर्टिकल पढ़ सकते हो. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो समरी क्या है सर? पॉलिटिकल रिमाइंडर, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी. तो तुम्हें क्वेश्चन आएगा तो याद रखना कि व्हाई आर दीस रिमाइंडर्स इंपॉर्टेंट. याद रखना सब लोग, दीस रिमाइंडर्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज इट स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी. सब लोग क्या लिखेंगे? इट स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी. सर क्या लिखोगे? इट स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? व्हाई आर फंडामेंटल ड्यूटीज इंपॉर्टेंट? Because it strengthens democracy. Are you understanding this or not? So ये हम लोगों ने कर लिया है एंड तुम ये सारे आर्टिकल्स पढ़ सकते हो. गौतम भाटिया का बहुत अच्छा आर्टिकल है, राइट्स, ड्यूटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशन. यू कैन रिमेंबर दिस एंड दैट्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटी. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? पल्ले पड़ गया या नहीं? बहुत ही बढ़िया सर. और हमारी हो गई है टॉपिक खत्म. कल हम स्टार्ट करेंगे पार्लियामेंट. कल भी होंगे 3 सेशंस. गॉड ब्लेस एंड जय हिंद. थैंक यू.